हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि इस सीरीज के बाकी वीडियोस में हम लोग करते आए हैं, ठीक उसी पैटर्न पे इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस्ड में फ्रॉम दिस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम ईयर 2012 टू 2020, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये यार छोटा चैनल है और एक एक लाइक इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2020 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है द इंडक्टर्स ऑफ टू एलआर सर्किट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से दो एलआर सर्किट आपस में इस तरह से पास पास में रखे हुए हैं। द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर्स, रेजिस्टेंसेस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेजेस आर स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट। तो इस तरह से जो सर्किट में दिया हुआ है हमारे पास में V1, R1, L1, M, L2, R2, V2, ये सारा वैल्यू हमें दिया हुआ है सर्किट में। आफ्टर बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, ये दोनों स्विचेस को एक साथ हम लोग जैसे ही क्लोज करते हैं, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the current reach their steady state values is what। तो क्या होगा कि L1 और M और L2 इन सब की वजह से क्या आएगा, एक बैक EMF डेवलप होगा, इंड्यूस्ड EMF आएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF आएगा और उस इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट बैटरी कुछ वर्क डन करेगी। वो बेसिकली हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन जो बैटरी करेगी वो कहाँ जाएगी, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें हमारी स्टोर्ड एनर्जी, जो भी एनर्जी जो बैटरी वर्क डन करेगी वो वहाँ की स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो वो स्टोर्ड एनर्जी को अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, बट हम लोग पहले डायरेक्टली देखते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ध्यान हो तो। मैं इसको प्रूफ भी करने वाला हूँ। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहते हो तो देखो, डायरेक्टली अगर हम लोग देखना चाहें तो जो बैटरी ने वर्क डन किया वो इंडक्टर्स के इंटरनल एनर्जी, जो इंडक्टर्स की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और इंडक्टर में हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, जो हमारे पास में L1 है सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाफ इंटू L1 इंटू I1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्टोर्ड एनर्जी हो गई। प्लस ये जो दूसरा L2 है हमारे पास में, उसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू L2 इंटू I2 स्क्वायर। और अगर ये पढ़ा रहा होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज बेसिकली M इंटू I1 इंटू I2। ये हम लोग अभी प्रूफ भी कर देंगे। तो बेसिकली दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी, दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी हुई किसकी वजह से हुई, ये बैटरी के वर्क डन की वजह से हुई। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। तो ये हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते थे, और जिनको ये नहीं आता है उसको मैं प्रूफ भी करके बताता हूँ ये चीज़। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हमें बोला गया है स्टेडी स्टेट, जो यहाँ पर I1 I2 ये जो वैल्यू है ना, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो पहले सर्किट में देखो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, और इसमें अगर स्टेडी स्टेट में करंट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग स्टेडी स्टेट करंट कितनी हो जाएगी इसमें। देखो अगर I1 हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो I1 मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, I1 स्टेडी स्टेट की वैल्यू बात करें, दिस इज पहले सर्किट में दैट इज बेसिकली V1 अपॉन R1। सिंपल। फाइनली वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखो अगर हम लोग करंट कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एक एलआर सर्किट की बात करते हैं तो उसमें करंट किस तरह से लिखते हैं, V/R 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ। और स्टेडी स्टेट में हम लोग मानेंगे क्या कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज सिंपली V1/R1। और हमें पता है कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में जो इंडक्टर रहता है ना, उसको डायरेक्टली तुम एज अ सिंपल एक लाइन, इस तरह से शॉर्ट लाइन की तरह से तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। तो सर्किट में कंपोनेंट क्या बच गया, V1 अपॉन R1। किसी भी तरीके से देखो वो वही आने वाला है, V1 अपॉन R1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/5, दैट इज बेसिकली 1 एम्पियर। तो स्टेडी स्टेट में पहले सर्किट एलआर सर्किट में जो करंट होगी वो हो जाएगी 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू हम लोग देखें तो दिस इज बेसिकली V2/R2, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ से ध्यान से रखें तो दिस इज बेसिकली 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गई, यहां मैं लिख देता हूं, दीज आर स्टेडी स्टेट वैल्यूज, स्टेडी स्टेट करंट इन फर्स्ट एंड सेकंड सर्किट। और यही वैल्यू अगर हम लोग ऊपर रख दो तो ये सारा का सारा ये सॉल्व होके आ जाएगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम लोग को इसको समझना है चीजों को, क्योंकि सिर्फ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बाकी आने वाले इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वो हमारा एम है।
ठीक है, तो चलो पहले सर्किट में अगर हम लोग केवीएल लगाए, केवीएल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिखेंगे V1, केवीएल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो माइनस से प्लस, देन यहाँ हम लोग जाएंगे प्लस से माइनस, देन यहाँ पर हम लोग प्लस से माइनस, इस तरह से हम लोग इस लूप में पहले वाले में केवीएल लिखेंगे। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि केवीएल किस तरह से लिख सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली क्वेश्चन चैप्टर गई तो केवीएल आराम से लिखेंगे, V1 माइनस L1 इंटू DI1 बाई dt, ठीक है, माइनस एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, और यहां पर अगर I1 हमने लिखा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे सर्किट की वजह से आता है, तो ये I1 नहीं हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, di2 बाई dt हो जाएगा, माइनस M di2 बाई dt, ठीक है, L1 di1 बाई dt माइनस M di2 बाई dt, ठीक है, माइनस I1 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास में पहला इक्वेशन आ गया केवीएल इन फर्स्ट लूप। उसी तरह से सेकंड लूप में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस L2 इंटू di2 बाई dt, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आ जाएगा di1 बाई dt, दैट इज इक्वल टू I2, इसको माइनस टाइम से करके लिखते हैं इधर ही, माइनस I2 इंटू R, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में I1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में I2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो इसको। मैं इधर लिख देता हूं दोनों इक्वेशन, इसको अगर मैंने I1 से मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, दिस इज बेसिकली V1 I1 माइनस L1 I1 इंटू di1 बाई dt माइनस M I1 इंटू di2 बाई dt माइनस I1 स्क्वायर इंटू R, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो V1 I1 क्या है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, और I1 स्क्वायर R क्या है, पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस। तो अगर देखें मैं V1 I1 माइनस I1 स्क्वायर R, दिस इज बेसिकली टोटल पावर जो कि किसके पास जा रहा है, इंडक्टर के पास जा रहा है, जो भी इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, उसके पास जा रहा है ये पावर। और एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लोग इसको बात करें तो एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लोग सेम इक्वेशन को लिखते हैं, मैं इसी इक्वेशन को कंटिन्यू लिखता हूं, अगर मैं dt से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो V1 I1 dt माइनस L1 I1 di1, ठीक है, माइनस M I1 di2, अभी चीजें क्लियर होती जाएगी, माइनस I1 स्क्वायर R dt, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, एक इसमें पूरा का पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो देखो V1 I1 dt क्या है, एनर्जी बाय द बैटरी, एनर्जी, पावर को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। उसमें से कुछ एनर्जी कहां गई, उसमें से कुछ एनर्जी गई जो कि एनर्जी लॉस हो रही है अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो हीट लॉस होती है, I स्क्वायर R लॉस होती है, वो लॉस। और बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी एनर्जी गई जो L1 I1 di1 और माइनस M I1 di2, ये जो एनर्जी दिख रही है, ये जो एनर्जी है, ये क्या किस चीज की एनर्जी है, ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी बैटरी ने सप्लाई कर दिया किसको, बैक ईएमएफ को। जो भी बैक ईएमएफ में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको वो किस बैटरी ने इधर इसको सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया ना, वर्क डन बाय बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो दिस इज द वर्क डन। देखो उसने बैटरी ने टोटल वर्क डन किया, उसमें से कुछ पावर लॉस हुई कहां पे, रेजिस्टेंस में, और जो बची हुई पावर किसके पास गई, बची हुई एनर्जी किसके पास गई, बची हुई एनर्जी उसके बैक ईएमएफ में एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि V1 I1 dt, ठीक है, माइनस I1 स्क्वायर R dt, दैट इज इक्वल टू बेसिकली L1 I1 di1, ठीक, प्लस M I1 di2। ये चीज हम लोग बोल रहे हैं। इस इक्वेशन को देखो, दिस इक्वेशन, अब मैं थोड़ा सा यहां से अगर ये रब कर देता हूं, इस इक्वेशन को यहां से रब कर देता हूं मैं, चीजों को ध्यान से समझो। ये चीज अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर बाकी फिर बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बोल रहा हूं कि L1 I1 di1 प्लस M I1 di2, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द बैक ईएमएफ, ठीक है। और उसको वर्क डन में भी बोल सकते हो, वर्क डन बाय द बैटरी फॉर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली L1 I1 di1, ठीक है, प्लस M I1
di2। अच्छा, इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये मुझे, अगर देखो इसी इक्वेशन को मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इसको हटा देता हूं, इसी इक्वेशन को मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं इस तरफ से, दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये मुझे टोटल कितना एनर्जी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे क्या दे रहा है, दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस, म्यूचुअल प्लस सेल्फ इंडक्टेंस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, या फिर दैट इज वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी अगेंस्ट द ईएम बैक ईएमएफ। ठीक है, तो दिस इज द टोटल वर्क डन। और मैं दोनों सर्किट के लिए लिखना चाहूँ, ये तो फर्स्ट सर्किट के लिए हो गया, सेकेंड सर्किट के लिए मैं लिखूंगा तो दिस वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ L2I2, यहां से L2I2 आ जाएगा, di2 आ जाएगा, प्लस m आ जाएगा, I1 m यहां पर I2 आ जाएगा, mi2 di1। ठीक है, ये दिस इज द टोटल वर्क डन सेकेंड केस में। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, फर्स्ट और सेकेंड को, मैं बाकी चीज यहां से रिमूव कर देता हूं, फर्स्ट और सेकेंड को मैं जोड़ दूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन बाय बैटरी अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। एनर्जी स्टोर्ड भी वही चीज, एनर्जी स्टोर्ड है, तो बेसिकली मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं, दिस इज 2, इसमें 1 जोड़ देता हूं मैं, दैट इज बेसिकली L1 I1 di1 प्लस m I1 di2। ठीक है, बाकी चीजें यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकेंड वाले को। ठीक है, ये यहाँ क्या था, I2 di1 था। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो अगर हम लोग देखें इंटीग्रल ऑफ L1 I1 di1, अच्छा इसकी लिमिट भी हम लोग पुट कर लें। ठीक है, L1 I1 di1 प्लस यहां पर एक चीज देखो, L2 I2 di2 प्लस m टाइम्स ऑफ, अगर हम लोग देखें तो दिस इज बेसिकली I1 di2 प्लस I2 di1, ये टर्म आ रहा है मेरे पास में। ठीक है, अगर मैं L1 और I1 और I2 की लिमिट पुट करूं तो ये कहां से कहां तक जाएगा, देखो पहला वाला टर्म है I1 di1, तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ I1 स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली हाफ L1 I1 स्क्वायर। और ये लिमिट मैं कहां से कहां तक डालूंगा, 0 से, I1 गोज फ्रॉम 0 से स्टेडी स्टेट तक, I स्टेडी स्टेट हमने कितना मान रखा है, I1, सपोज I1 की स्टेडी स्टेट वैल्यू I1 मान रखी है, और उसी तरह से I2 की स्टेडी स्टेट वैल्यू हमने I2 मान रखी है, कैपिटल I2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज, देखो I1 को इंटीग्रेट, L1 तो कांस्टेंट है, I1 इज I1 स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से यहां पर मैं पुट करूंगा 0 से लेके I2 तक। ठीक है, di2 की लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, di2, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू L2 इंटू I2 स्क्वायर, ये आ गया I2 स्क्वायर, ये कैपिटल I1 स्क्वायर, ये लिमिट पुट कर दिया तो ये I1 कैपिटल I1 स्क्वायर हो जाएगा। स्टेडी स्टेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू कैपिटल I2 से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दिस इज I2 स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ, देखो इसको अगर देखें तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, I1 di2 प्लस I2 dy I1, ये क्या वैल्यू है, x dy प्लस y dy y dx, x dy प्लस y dx, कुछ है तो होता है ऐसा, x dy प्लस y dx, दैट इज बेसिकली d ऑफ xy हो जाता है। ठीक है, x dy प्लस y dx, दैट इज d ऑफ xy, और d ऑफ xy को अगर इंटीग्रेट करें दैट इज व्हाट, xy, d ऑफ xy को इंटीग्रेट करें दैट इज xy। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दिस इज नथिंग बट m इंटू सिंपली I1 इंटू I2, d ऑफ xy इज इक्वल टू xy। तो ये बेसिकली मेरे पास मुझे टोटल वर्क डन बाय द बैटरी अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, तो दिस इज द वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना था। और ये हमने देखो डायरेक्टली हमने शुरू में ही फॉर्मूला ये लिख लिया था, क्योंकि ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्मूला, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है, तो डायरेक्टली हम लोग स्टोर्ड एनर्जी का लिख सकते थे, बट चीज़ों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करो फटाफट, कितने आ जाएगा, हाफ इंटू L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और ये मिली हेनरी में दिया हुआ है, तो L1 हम सब में मिली हेनरी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिली जूल में मिलेगा, तो डायरेक्टली मैं मिली जूल में ही लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने L1 को मिली हेनरी में रहने दिया है। I1 स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ से हमने 1 कैलकुलेट करी है, दैट इज 1, प्लस हाफ इंटू L2 की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, मिली हेनरी में है, इंटू I2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, प्लस m की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, इंटू I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 2 दी हुई है। इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ से 10 40 प्लस ये वाला जो टर्म है दैट इज बेसिकली 10, तो ये टर्म देखेंगे तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगा 40 10 50 5 55 55 मिली जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 55 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2020 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो एक डिस्क हम लोग देख सकते हैं, ये अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर सकती है, फ्री टू रोटेट है। अब इधर रोटेट कर सकती है या फिर इधर भी रोटेट कर सकती है, एक्सिस के अबाउट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो एक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, यहाँ से एक्सिस से थोड़ा दूर में इस तरह से लोकेटेड है। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इस एक्सिस के अबाउट जो डॉटेड एक्सिस है इसके अबाउट अगर हम लोग इस मैग्नेट को रिवॉल्व कराते हैं तो डिस्क पे इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब ये जो है इसको हम लोग अगर इस मैग्नेट को इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, इस तरह से रोटेट कराते हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेट कराते हैं उसकी एक्सिस में। ठीक है, तो चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको। अगर हम लोग इसका टॉप व्यू बनाए तो कुछ इस तरह, अगर ऊपर से हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारी डिस्क इस तरह से दिखेगी और ये जो है ये मैग्नेट है सपोज। तो ये अगर एक्सिस ऑफ द डिस्क है, तो इसको भी हम लोग जो मैग्नेट है इसको भी हम लोग इस तरह से एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो इसका डिस्क पे क्या असर पड़ेगा वो बेसिकली हमें बताना है। तो होप ये चीज़ विजुअलाइज हो गया होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो है ये लेंजेस लॉ के ऊपर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस तरह के जो एप्लीकेशन है लेंजेस लॉ से और एडी करंट से जो एप्लीकेशन है वो हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। याद करो अगर एनसीईआरटी तुमने ध्यान से पढ़ रखा होगा तो एनसीईआरटी में हमने एक चीज़ पढ़ा था जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग हम लोग यूज़ करते थे। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ इधर से, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग में हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास में सपोज इसका रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे एक मेरे पास में इस तरह से ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है और ट्रेन में हमें पता था कि जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए क्या करते थे, ट्रेन के जो नीचे वाले हिस्से रहते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से मैग्नेट्स लगाए रहते थे, इस तरह से मैग्नेट लगा के रखते थे। दीज ऑल आर मैग्नेट्स। यहाँ से जो मैंने ये हैश बनाया ना, ये सारे मैग्नेट्स रहते थे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन का कुछ चक्का वक्का रख लो यार। ठीक है, अब इस तरह से ट्रेन सपोज इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और ये जो ट्रेन की जो पटरी है, नीचे वाली जो पटरी है, ये पटरी बेसिकली ये कुछ कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई रहती है। ठीक, अब क्या होता है ये इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से कुछ रखा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है इसकी फ्लक्स लाइन्स इस तरह से आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से आती है। और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स का चेंज आता है। तो अगर हम लोग लेंजेस लॉ से देखें तो जो ट्रेन की जो पटरी होती है उसमें एडी करंट्स आनी चाहिए, और जो एडी करंट्स इस तरह से डेवलप होगी, ट्रेन की पटरी में जो एडी करंट्स इस तरह से डेवलप होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगी। लेंजेस लॉ से हम लोग बोलते हैं, और वो अपने कॉज को अपोज करेगी। और यहाँ पे कॉज क्या है, अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो ट्रैक और जो ट्रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दैट इज द कॉज। और उस कॉज को अपोज करने के लिए जो यहाँ पे जो करंट एडी करंट डेवलप होती है वो इस डायरेक्शन में डेवलप होती है, ताकि वो जो ट्रेन इस जो कॉज है दैट इज रिलेटिव मोशन उसको अपोज करे, तो इस डायरेक्शन में वो बेसिकली एक फोर्स लगाती है। तो ये जो इसमें जो करंट आया, ये इसमें जो एडी करंट्स आए वो इस डायरेक्शन में फ्लो हुए ताकि जो ट्रेन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे। ठीक है, ताकि ये क्या कर रहा है, अपने कॉज को अपोज कर रहा है। अपने जो कॉज था, जो बेसिकली फ्लक्स को चेंज करने का जो कॉज था उसको अपोज कर रहा है। फ्लक्स को बढ़ाने वाला जो कॉज था उसको ये अपोज कर रहा है। फ्लक्स को बढ़ाने वाला या फ्लक्स को घटाने वाला जो कॉज था उसको ये अपोज करता है। और यही लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करो। तो डायरेक्टली अगर लेंजेस लॉ को ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते तो डायरेक्टली बता सकते थे कि एडी करंट्स, यहाँ हमें पता है कि यह फ्लक्स चेंज होने की वजह से ट्रेन की पटरी में कुछ तो एडी करंट आएगी, और वो जो एडी करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी ताकि वो इस तरह जो ट्रेन है उसके मोशन को अपोज करे, जो रिलेटिव मोशन है कॉज को उसको अपोज करे। ठीक है, अब ये चीज अगर समझ में आती है तो अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह का, थोड़ा सी इसी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि ये देखो, ये जो डिस्क है, ये हमारे पास में डिस्क है और ये मेरे पास में भी मैग्नेट है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैग्नेट आप आगे इस तरह से मूव करना शुरू होता है। फोर्स हमने ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैग्नेट की इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेट को इस तरह से रोटेट किया आगे की डायरेक्शन में,
मैं लिख देता हूँ इस डायरेक्शन में इसको अबाउट द एक्सिस आगे की तरफ रोटेट करना शुरू किया, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो है इसमें इसकी कुछ फील्ड लाइंस आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो वो क्या होगा, फ्लक्स का चेंज आएगा, और फ्लक्स के चेंज आने की वजह से इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस में कुछ एडी करंट्स डेवलप होंगे, और ये जो एडी करंट डेवलप होंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसकी वजह से एडी करंट्स आएंगे, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि वो इस चेंज को अपोज करे, जो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करे। और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसमें इस तरह से एडी करंट डेवलप होगी ताकि ये इस पे, ये जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए ये जो मैग्नेट है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर मैग्नेट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मैग्नेट अगर इस सेंस में रोटेट कर रही है, इस सेंस में रोटेट कर रही है मैग्नेट, इस सेंस में इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इस सेंस में मैं एक बार बना देता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट इस सेंस में अगर मैग्नेट रोटेट कर रही है, इस सेंस में अगर रोटेट कर रही है तो इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, एडी करंट यहाँ पे जनरेट होगा और एडी करंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब देखो एक्शन रिएक्शन पेयर से अगर एडी करंट की वजह से इसमें फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा, अगर ये जो डिस्क में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेट में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो डिस्क में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, डिस्क में इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से यहां से इस डायरेक्शन में डिस्क में फोर्स लगेगी। एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दिस F12 बोल दो और इसको F21 बोल दो, दिस F12 एंड F21 आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अगर अब देखो कैसा है, अगर ये जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, जो मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, डिस्क पे भी उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी सेंस में फोर्स लगा, और उसकी वजह से जो टॉर्क आएगी वो डिस्क को उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वो डिस्क को उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वो डिस्क को इसी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी। देखो ये जो फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में डिस्क को रोटेट करेगी जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा था। और इसके साथ साथ अभी यहाँ पे एक मैकेनिज्म और होगा, जो भी देखो एडी करंट्स जो आ रहे थे ना, एडी करंट्स, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट लॉस आएगा, हीट होगा, एडी करंट्स की वजह से हीट आया, और ये जो हीट है, ये हीट लॉस है, वो बेसिकली जो हीट लॉस हो रहा है, जो हमारे एनर्जी या फिर पावर जो हमने एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, पावर का जो लॉस हो रहा है, वो जो लॉस है बेसिकली वो जो मैग्नेट को बेसिकली वो स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली हमें इतना ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस हमें इतना समझ में आना चाहिए कि मैग्नेट के साथ साथ डिस्क भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, जो कॉज क्या है यहाँ पे, कॉज इज द रिलेटिव मोशन, जो फ्लक्स का चेंज का कॉज क्या है, रिलेटिव मोशन, और उसी को अपोज करेगा, एडी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि उसी कॉज को अपोज करेगा, मतलब रिलेटिव मोशन को वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करने के लिए डिस्क को भी उसी सेंस में रोटेट करना पड़ेगा जिस सेंस में ये मैग्नेट रोटेट हो रही है। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहां से ऑप्शन नंबर बी, रोटेट इन द डिस्क के बारे में पूछा गया, डिस्क विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। और यहां पर और एक चीज बोला गया है कि नॉट रोटेट, ये जो सी और डी दोनों कंडीशन में बोला गया कि नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज। तो अगर बस ये जो काट के नॉट रोटेट की जगह अगर डी ऑप्शन में रोटेट कर देता तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट यहां पे नॉट रोटेट लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। तो बट लेकिन यहां जो सेकंड पार्ट में बोला गया कि टेम्परेचर विल स्लोली राइज, ये सही बात है, क्योंकि एडी करंट फ्लो रही है उसकी वजह से हीट लॉस होगी, और वही हीट लॉस वो कहां से उसको मिल रहा है, वो जो दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कम करने की कोशिश कर रहा है उसको, और वो हीट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ब्रॉडर टर्म में मैकेनिज्म है, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप y = x² is moving with velocity vector that is equals to v naught I cap in a non-uniform magnetic field which is in k cap direction। देख सकते हैं, तो अगर ये xy दिया हुआ है जिसमें पैराबोलिक मेरे पास में कंडक्टिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देख सकते हैं ये k cap डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द प्लेन, डॉट कन्वेंशन से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। If V naught, B naught, L and beta are positive constants and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, इस end और इस end के बीच का जो potential difference develop होता है, क्यों? इसकी velocity के कारण।
तो उसके हमें कुछ उसमें कमेंट करना है, ABCD उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो हमें बेसिकली चेक करना है। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर कुछ इस तरह का मेरे पास पे कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है, किसी भी शेप में है, रैंडम शेप में, तो मुझे क्या मतलब रहता है, इसके इनिशियल पोजीशन और ये जो फाइनल पोजीशन जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमें, उसको बेसिकली ये अगर तुम मैच कर दो तो ये वाली लाइन से मुझे मतलब है। ठीक है, कुछ भी रैंडम शेप इस तरह से दिया हुआ है तो बेसिकली मुझे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये हमने पढ़ रखा है EMI में, तो ये बेसिकली मुझे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। वो बेसिकली हम लोग उससे L वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें जो EMF होता है ना, EMF को सपोज हम लोग E से रिप्रेजेंट, EMF बोल देता हूं मैं, EMF जो होता है, जो वायर में जो EMF हम लोग देखते हैं निकालते हैं, दैट इज बेसिकली कैसे निकालते हैं हम लोग, BLV। ठीक है, और BLV हम लोग कब लेते हैं, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल केस में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, दैट इज बेसिकली B इंटू, हम लोग बोल सकते हैं कि VLV साइन थीटा। L वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हम लोग ले लें, L वेक्टर में बोल रहा हूं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो L वेक्टर में ज्वाइन कर रहा हूं, तो L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो LV साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, BLV साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं, या BL साइन थीटा इंटू V, या इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव टर्म में ऐसा बोल सकते हैं, BLV साइन थीटा, BL साइन थीटा, V सब एक ही चीज है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में भी तो यही मैग्नीट्यूड रहता है, तो B हम लोग ऐसा बोल सकते हैं L परपेंडिकुलर इंटू V, या फिर B इंटू LV परपेंडिकुलर, कुछ भी बोलो, ये सारे के सारे सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये इतनी EMF बेसिकली डेवलप होती है। अब इसमें देखो, अगर हम लोग ये लाइन को देखें, जो हमारा L वेक्टर है यहाँ पर से, ये जो L वेक्टर हमने बनाया हुआ है, दिस इज माई L वेक्टर, मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई L वेक्टर। तो L वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, वेलोसिटी वेक्टर देखो आई कैप डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आई कैप एक्स डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है तो L का मैं अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं, तो वो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आती, देखो ये चीज तो आनी चाहिए, L वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें लेना है, तो वो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर अगर मेरे एक्स कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, तो L का प्रोजेक्शन मुझे वाई कैप में लेना पड़ेगा, जे कैप में मतलब। ठीक है, तो ये जो L का कंपोनेंट मेरे पास में वाई कैप डायरेक्शन में, दैट इज ये लेंथ हमें L दी हुई है, देखो यहां से कैपिटल L। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ से बेसिकली मुझे मतलब है, ये लेंथ से जो मेरे पास में OL लेंथ है ना, वो मेरे पास में इफेक्टिव लेंथ है। इसको मैं अगर V0 आई कैप वेलोसिटी से अगर मूव कराता हूं तो उतनी ही EMF इंड्यूस होगी जितनी कि ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर शेप का जो लूप है, इसको मैं अगर V0 वेलोसिटी से मूव कराता हूं, सब सेम बात है। ठीक है, ये जो इफेक्टिव जो हमने L बनाया ना, कैपिटल L, उतने लेंथ ऑफ वायर को अगर मैं V0 वेलोसिटी से मूव कराऊं तो इफेक्टिवली उतनी ही इसमें EMF इंड्यूस होगी जितने की इस जो कंडक्टिंग वायर, जो भी कंडक्टिंग वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में जो दी हुई है। ठीक है, तो अब ये चीज अगर मैं यहां से रब कर देता हूं, अब एक ऑप्शन तुमको इसमें मैच करता हुआ दिखेगा साफ साफ, डेल्टा फाई, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग अगर पहले ए ऑप्शन को देखना चाहें तो बीटा को जीरो किया हुआ है, अगर देखो बीटा जीरो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, बीटा यहां से जीरो कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर देखें तो बीटा जीरो करने पे मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकलती है। ठीक है, बीटा को जैसे ही मैंने जीरो किया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेक्टर है दैट इज वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2b0 k कैप, 2b0 पे लिख देता हूं 2b0 k कैप, बीटा जीरो होने पे बी वेक्टर इज 2b0 k कैप। अच्छा, अगर हम लोग EMF इंड्यूस तो डेल्टा फाई मैं बोलूं, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो BL इंटू V। L मैंने कौन सा ले लिया, प्रोजेक्शन जो ले लिया वाई एक्सिस में ले लिया। ठीक है, B मेरे पास में 2b0 आ गया और तीनों परपेंडिकुलर हो गए अब इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो ये लेंथ मैंने लिया वो L वेक्टर परपेंडिकुलर है क्योंकि वाई कैप डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में मतलब, तो जे कैप है, वेलोसिटी वेक्टर आई कैप में है, तो तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ B इक्वल्स 2b0, L को L लिख सकता हूँ और वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी V0। तो बेसिकली ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ B0 V0 इंटू L। तो क्या ये मैच कर रहा है B0 इक्वल बीटा इक्वल्स टू 0 के लिए? तो नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो मेरे पास में गलत हो जाता है। अच्छा,
अब हम लोग एक दूसरा केस लेंगे, जब बीटा की वैल्यू 2 होती है। जब बीटा की वैल्यू 2 हो जाए, तो बीटा की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है उसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज बेसिकली बी नॉट इंटू, अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वाई के साथ वेरी करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इतना के कैप, ये वाई के साथ वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम लोग इसको जरा ध्यान से देखते हैं। मैं इसको बाकी को यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ, तो इसको भी मैं अगर रिमूव कर दूँ तो बेसिकली ये अभी हमें एल वेक्टर से इससे मतलब है, एल वेक्टर से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ और मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बोलूँ कि मैं अगर एक वाई डिस्टेंस पे, यहाँ से मैं अगर वाई डिस्टेंस पे यहाँ से एक डी वाई लेंथ कंसिडर करूँ, इस जो एल वेक्टर मेरा था कैपिटल एल, ये जो मेरे पास में कैपिटल एल था ना, ये एल, इसमें इस लेंथ में अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँ डी वाई लेंथ का वाई डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इस डी वाई लेंथ के लेंथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो जरा ध्यान से देखो। वो हो जाएगी, क्योंकि वो हमने वाई डिस्टेंस कंसिडर कर रखा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बी नॉट इंटू 1 + वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये के कैप डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाई के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई के साथ वेरी हो रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जैसे जैसे वाई बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस छोटे से लेंथ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ और उसको मैं डी फाई बोलूँ, उसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ, डी फाई की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी फाई बेसिकली कितनी हो जाएगी। अभी मैं इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को इतने डी वाई के लिए कांस्टेंट मान सकता हूँ और मैं उसको बोल सकता हूँ बी इंटू एल इंटू वी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट इंटू 1 + वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और वी नॉट तो परपेंडिकुलर है ही इस मैग्नेटिक फील्ड के, बी एल, और एल की वैल्यू कितनी आ गई डी वाई। तो ये बी आ गई, ये एल आ गई और ये वी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर कर देता हूं, ठीक है, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक डालूंगा मैं, 0 से लेके कैपिटल एल, क्योंकि वही मेरा अभी कंसर्न जो मेरे पास में इंटरेस्ट का लेंथ है, 0 से कैपिटल एल, जो कि इक्विवेलेंट किसके है, जो पैराबोला का जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है और उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे है, उसी से अभी मतलब है। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो बी नॉट वी नॉट तो मेरे पास में कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विल बी वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3l स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट जाएगी वो 0 से l तक जाएगी। तो ये हम लोग देख सकते हैं दिस इज वी नॉट इंटू एल प्लस ये कितना आ जाएगा l/3, तो दिस इज बेसिकली 4l/3 बी नॉट बीटा इक्वल्स टू 2 के लिए इतनी पोटेंशियल डेल्टा फाई की वैल्यू इतनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई कितने आ गए, 4l/3 बी नॉट। कोई सा ऑप्शन मैच करता है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 2 तो बहुत आराम से इसमें से मैच कर रहा है। अच्छा, सी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर y इक्वल्स टू x इनिशियली ऑफ लेंथ √2l। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो वायर है 0 से √l तक x एक्सिस में, ये जो पैराबोलिक वायर थी इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ऐसा कोई y इक्वल्स टू x वाला एक मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ से y इक्वल्स टू x का ग्राफ इस तरह से बनाया, और यहाँ y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाया और इसकी जो डिस्टेंस रखी वो √2l रखी। ठीक है, √2l अगर इसकी डिस्टेंस रखी तो इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखें वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमें किससे मतलब है, जो कि वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लेंथ होना चाहिए, उस लेंथ से हमें मतलब है, क्योंकि उसी में ईएमएफ इंड्यूस होगी। वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल में इंड्यूस नहीं होगी, मैग्नेटिक इंड्यूस नहीं होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल जो भी ईएमएफ है, और वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली है लेंथ हमारी कंसर्न लेंथ है। तो देखो यहाँ से अगर y इक्वल्स टू x की लाइन है ये, इफ दिस इज y इक्वल्स टू x, तो यहाँ से ये 45 डिग्री बना रही होगी, और उसी तरह से y एक्सिस से भी ये 45 डिग्री बना रही होगी। ठीक है, इसको एक मिनट बता देता हूं मैं, ये भी यहां से भी 45 डिग्री। तो √2l ये जो लेंथ है, चलो यहां पर OZ बोल दो, OZ जो लेंथ है जिसकी लेंथ √2l है, उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में कितना आ गया, OZ का प्रोजेक्शन y एक्सिस में हो जाएगा √2l का cos ऑफ 45 डिग्री, तो विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू l ओनली। तो ये भी, इसमें भी सेम डेल्टा फाई होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें भी उतना ही होगा, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस में उसकी भी लेंथ उतनी ही है, तो इफेक्टिव लेंथ इसकी भी उतनी ही है।
तो बाकी सारा जो कैलकुलेशन जो हमने किया था वो एल लेंथ लेके किया था, जो कि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लेंथ था। तो इसमें भी सेम वही होगा, सब सारी कहानी इसमें भी वही होगी। तो सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डेल्टा वाई रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल्स टू x इनिशियली ऑफ लेंथ √2l। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, सी एंड डी। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर PQ is moving with a velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails of zero resistance। तो यहां से देख सकते हैं एक पेयर ऑफ मेरे पास में हॉरिजॉन्टल रेल्स है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो PQ रॉड है इस तरह से मूव करती है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो रेल है जिसके ऊपर PQ मूव कर रही है, उस रेल की जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। वन साइड ऑफ द रेल इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर L इक्वल्स टू 1 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 1 ओम एज शोन इन द फिगर। तो यहां से देख सकते हैं एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस यहां से कनेक्टेड है। द हॉरिजॉन्टल रेल्स L एंड R लाई इन द सेम प्लेन। तो L एंड R जो हॉरिजॉन्टल रेल है वो सेम प्लेन में है विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं और ये जो मेरे पास में R और L दी हुई है। If the key S is closed at a certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond is what? तो देखो अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे स्विच को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद 1 मिलीसेकंड के बाद, क्लोज करने के 1 मिलीसेकंड के बाद हमें बताना है कि सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच, आफ्टर 1 मिलीसेकंड ऑफ द क्लोजिंग दिस स्विच। ठीक है, चलो इसमें कुछ दिया हुआ है, वो e⁻1 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहां से अगर हम लोग एक बात बोले कि जो PQ रॉड है, ठीक है, ये हम लोग देखें कि जो वेलोसिटी है, अभी हमने उसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और लेंथ PQ दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और इसकी जो ये जो लेंथ है PQ का जो लेंथ है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें EMF इंड्यूस होगी, EMF दैट इज सिंपली B इंटू L इंटू V, क्योंकि ये जो L है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो EMF होगी, दीज 3 आर परपेंडिकुलर, तो BLV हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला इनटू लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है हमें इसकी PQ लेंथ की 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो वेलोसिटी है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 को, तो 10/100 बोल सकते हैं मीटर में, इनटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसकी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1/100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये 10 से 10 कैंसिल कर दे, 10⁻³ वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट EMF इसमें इंड्यूस हो रही है इस PQ रॉड में। ठीक है, अच्छा, अगर ये इसकी इतनी अगर EMF इंड्यूस हो रही है और इसकी इस जो LR सर्किट को अगर हम लोग देखें, इस LR सर्किट को हम लोग देखें, तो बेसिकली मेरे पास में क्या है, एक L है, दूसरा मेरे पास में रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो PQ है इसमें इस तरह से 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट दैट इज 10⁻³ वोल्ट, इतना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो अब इंड्यूस, जैसे ही स्विच क्लोज किया तो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वोल्टेज तो पहले से इंड्यूस हो रहा था, जैसे ही स्विच किया करंट स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस सर्किट में, और करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो उसके करंट तो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग करंट इसमें कुछ आएगी, उसके बाद 10⁻⁻, कितने टाइम के बाद पूछा है इसमें, 1 मिलीसेकंड ऐसा पूछा था ना इसमें, इफ द की इज क्लोज द करंट 1 मिलीसेकंड के बाद, आफ्टर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आफ्टर 1 मिलीसेकंड करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो इस LR सर्किट में अगर हम लोग करंट के इक्वेशन देखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, I करंट किसी इंस्टेंट पे दैट इज इक्वल टू V/R इंटू 1 e⁻t/τ, वेयर टाउ LR सर्किट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, L/R, ये होता है इक्वेशन। अच्छा, इसमें अगर टाइम कांस्टेंट हम लोग निकालना चाहें इस इक्वेशन में, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू दी हुई है मेरे पास में, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू 1 मिली हेनरी दी हुई है, और R की वैल्यू दी हुई है 1 ओम,
दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड दी हुई है तो 1 मिलीसेकंड टाइम कांस्टेंट दी हुई है, और जिस टाइम पे पूछा गया है वो भी हमारा 1 मिलीसेकंड टाइम पे करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो आई इज बेसिकली वी की वैल्यू मेरे पास 10⁻³ आ गई, आर की वैल्यू मेरे पास में 1 ओम है, और ये वैल्यू हो गई 1 - टी जो किस टाइम में पूछा गया है 1 मिलीसेकंड, डिवाइडेड बाई टाउ इज ऑल्सो 1 मिलीसेकंड इस केस में। तो ये देखो ये बेसिकली मेरे पास में बन गया 10⁻³ 1 - e⁻⁻1, इतना मेरे पास में इतना एम्पियर करंट है, ठीक है। और यहां पर से e⁻⁻1 की वैल्यू दी हुई है 0.37, तो 1 - 0.37 इज 0.53, तो दिस इज 1 - e⁻⁻1 इज 0.53 और इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो इसको हम लोग डायरेक्टली मिली एम्पियर बोल सकते हैं। 0.6 से बनाएगा ना, सॉरी 1 - e⁻⁻1 दैट इज 0.63, दिस इज द करंट, ठीक है। तो 0.63 मिली एम्पियर आफ्टर 1 मिलीसेकंड इसमें इतनी करंट फ्लो होगी इस सर्किट में, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.63 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2018 के इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन द फिगर बिलो द स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली एट t=0, तो इस स्विच को और इस स्विच को एक साथ t=0 पे हमने क्लोज कर दिया। A current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of the electromotive force and the polarities are indicated in the figure. तो polarities देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये इसकी और इसकी polarity जो है वो opposite direction में इस तरह से दी हुई है। Ignore mutual inductance between the inductors, ठीक है। The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max, जो बीच वाला वायर दिया हुआ है I की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज I max एट द टाइम t=τ पे कहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, 2 LR सर्किट हमें दिख रही है, एक LR लूप इधर इस तरफ से और दूसरी LR सर्किट हमको दिख रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग देखें तो पहले वाले लूप में I1 करंट इस डायरेक्शन में सपोज हम लोग मानते हैं फ्लो हो रहा है, और दूसरे लूप में I2 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर हम लोग I की बात करें, यहाँ से हम लोग देखेंगे दिस I इज बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ से I1 - I2, क्योंकि I1 की डायरेक्शन इधर से है, बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट निकली नेगेटिव में गई, और I2 जो है इधर से उल्टे डायरेक्शन में इधर से दिख रहा है। तो I अगर देखें तो I1 की वैल्यू तो इस डायरेक्शन में है, दिस इज I1, I2 की वैल्यू उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों का हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा I। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे I, माई कैपिटल I, दैट इज बेसिकली I1 - I2, ये है। अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है? ये देखो, ये एक LR सर्किट है। LR सर्किट में पहले वाले लूप में देखो I1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V/R 1 - e⁻⁻t/τ, टाउ जो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा इस केस में L/R, ये हो गया I1। माइनस I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो I2 की वैल्यू लिख सकेंगे V/R इंटू 1 - e⁻⁻t/τ। टाउ के केस में यहाँ कितना हो जाएगा 2L/R हो जाएगा, दिस इज 2L/R, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर हम लोग V/R को कॉमन निकालना चाहें तो अंदर जो टर्म बचेगा दिस इज बेसिकली 1, तो 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म बचेगा ये टर्म बचेगा e⁻⁻t/2L डिवाइडेड बाई R माइनस e⁻⁻t/R डिवाइडेड बाई L, ये टर्म बचेगा। अब V/R के साथ अगर हम लोग देखो, इसको एक टर्म हम लोग बोल देते हैं, चलो e⁻, अगर हम लोग बोल दें इसको, अगर हम लोग देखें तो e⁻⁻x अगर हम लोग बोल दें तो ये वाला टर्म अपने आप दिखेगा कि दिस इज e⁻⁻2x, और x हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, x को हमने ले लिया RT डिवाइडेड बाई 2L। देखो ये चीज़ समझ में आती है क्या, x हमने ये मान लिया, हमने ऐसा क्यों माना वो हम लोग बात करते हैं। तो देखो I की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में V/R e⁻⁻x माइनस e⁻⁻2x, इसको बेसिकली मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। देखो V/R तो कांस्टेंट है, ये वाले टर्म को, अंदर वाले टर्म को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है दैट इज e⁻⁻x माइनस e⁻⁻2x को मैक्सिमाइज करना है, तो I अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो
हम लोग एक काम करेंगे, मेरे पास में एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग निकाल के जीरो करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x, और दैट इज इक्वल टू जीरो अगर हम लोग करते हैं तो ये मेरे पास में एक टाइम में ई रेज टू पावर माइनस एक्स के टाइम्स में ऐसा लिख दो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स दैट इज 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो ये एक बार में कट जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ से बचेगा, और हम लोग बोल सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1/2 फॉर मैक्सिमम। अगर ई रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू मैं 1/2 पुट करता हूँ तो ये मुझे मैक्सिमम की कंडीशन दे देगी। ठीक है, तो आई की मैक्स, आई मैक्स मैं बोल सकता हूँ, आई मैक्स यहाँ पर पुट करता हूँ v बाई आर, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को 1/2 पुट करता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस 2x को इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 1/4। तो बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई दैट इज बेसिकली v बाई आर, v बाई 4r, दिस इज आई मैक्स। ठीक है, यहां से हम लोग इस तरह से आई मैक्स निकाल सकते हैं, बहुत ही सीधा साधा तरीका था। बी ऑप्शन यहां से एक तो करेक्ट हो गया। अब देखो टाउ बोला गया कितने टाइम में, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई ये कितने टाइम में आई। एक मिनट के लिए मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 1/2, कौन से टाइम पे आई, तो x देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, x जो हमने मान रखा था x दैट इज बेसिकली आर टी बाई 2l। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग देखें ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज हाफ, तो हम लोग बोल सकते हैं ना माइनस एक्स एल एन ई दैट इज माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एल एन, दोनों साइड में मैंने एल एन ले लिया तो बेसिक एल एन 1/2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x इज बेसिकली कितना आ गया मेरे पास में, x इज एल एन 2, x मेरे पास में एल एन 2 आ गया, और x एल एन 2 आ गया तो यहाँ जो टाइम, जिस टाइम पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं वो टाइम बेसिकली t इज इक्वल्स टू टाउ पे है, t इक्वल्स टू टाउ। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टाउ इज बेसिकली 2l बाई आर इंटू एक्स दैट इज एल एन 2। तो कोई सा ऑप्शन इसमें से मैच करना चाहिए, 2l बाई आर एल एन 2। तो हम लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन भी यहाँ से मैच कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म 2 लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 2a एज शोन इन द फिगर। ऊपर वाला एरिया a है, नीचे वाला 2a, इस तरह से जैसे फिगर में दिया हुआ है। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर जो क्रॉसिंग दिख रही है ना, ये यहाँ पे वायर एक दूसरे से टच नहीं है, इस तरह से इसको ऊपर से इस तरह से वायर को लिया गया है यहाँ, इस वायर को। ठीक है, द इंटायर लूप लाइज इन द प्लेन, एक प्लेन में इंटायर लूप इस तरह से लाई कर रहा है ऑफ द पेपर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्रॉस साइन से बना रखा है, दैट मींस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू दिस पेपर बेसिकली। At t equals to 0, the loop starts rotating about the common diameter as axis with a constant angular velocity omega in the magnetic field. ओमेगा से इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं एक्सिस इस तरह से बनाई हुई है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो बेसिकली हमें फ्लक्स और ईएमएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स निकालना चाहें, सबसे पहले तो फ्लक्स निकालते हैं। तो देखो अगर हम इसको घुमाते हैं, इस लूप को अगर हम लोग घुमाया इस एक्सिस के अबाउट, तो इनिशियल कंडीशन में जो मेरे पास में इनिशियल कंडीशन में t इक्वल्स टू 0 कंडीशन में देख सकते हैं कि जैसे ही घुमाना स्टार्ट किया, इसमें एक करंट इस डायरेक्शन में हमको फ्लो होती हुई नजर आएगी, जो कि फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करना चाहेगी। ठीक है, तो इस तरह से करंट ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इस पे जो करंट है वो देखो, इस पे इस डायरेक्शन में करंट दिखेगी इनिशियल कंडीशन में। अब इनिशियल कंडीशन में देखते हैं नीचे वाली लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाता हूं मैं, और एरिया वेक्टर अगर हम लोग लूप के अराउंड अपनी राइट हैंड की जो फिंगर से उसको कर्ल करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें यहां से बाहर आती हुई दिखेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। उसी तरह से ऊपर वाले लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो हमें अंदर दिखेगी, लेकिन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी अंदर की तरफ इसमें दिखेगी ऊपर वाले केस में। ठीक है, तो दोनों केस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसलिए जो फ्लक्स है वो दोनों का जो फ्लक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो वो फ्लक्स एक ये इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स होगी वो ऑपोजिट
मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, एक के उल्टे डायरेक्शन में होगी फ्लक्स। ठीक है, जो फ्लक्स लिखेंगे बी डॉट ए, एक तो एक के लिए पॉजिटिव आएगी, दूसरे के लिए बेसिकली नेगेटिव आएगी, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अगर हम लोग फ्लक्स लिखे और किसी टाइम इंस्टेंट पे, ये तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो इस कंडीशन में इनिशियली, किसी टाइम पे अगर हम लोग देखें, किसी टाइम पे लूप 2 की अगर हम लोग बात करें, लूप 1 2 मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है मेरे पास में सपोज लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2 है। तो लूप 2 की बात कर रहे हैं सपोज, या लूप 1 की बात कर लो, चलो लूप 1 की बात कर लेते हैं। लूप नंबर 1 किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो किसी इंस्टेंट पे देखो स्टार्टिंग t इक्वल्स टू 0 पे क्या था, एरिया वेक्टर भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब कुछ देर के बाद क्या होगा, एरिया वेक्टर जो लूप घूम रही है, तो लूप घूमने की वजह से एरिया वेक्टर भी घूमने लग गया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच का कुछ एंगल आया, सपोज कितना आ गया, सपोज आ गया थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल आ गया। तो t इक्वल्स टू 0 में हमने स्टार्ट किया था, जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था। t इक्वल्स टू t पे ये जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि वो ओमेगा से घूम रहा है, तो थीटा मेरे पास कितना आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। ठीक है, उसी तरह से लूप 2 के लिए भी हम लोग बात करेंगे, तो लूप 2 के बीच में भी इसी तरह से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो चेंज करेगा। लेकिन लूप 2 में कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मेरे इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर इनिशियल कंडीशन में किस डायरेक्शन में थी, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें फ्लक्स लिखें, तो फ्लक्स टोटल, फ्लक्स नेट, दैट इज बेसिकली फ्लक्स इन 1 प्लस फ्लक्स इन 2, लूप 1 और लूप 2 में लिखते हैं। तो फ्लक्स इन लूप 1 अगर लिखे, तो बी डॉट ए अगर हम लोग लिखे किसी भी टाइम पे, दैट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली बी ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट मींस कॉस ऑफ ओमेगा टी। उसी तरह से लूप 2 के लिए अगर हम लोग देखें, तो लूप 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे और लिखेंगे बी ए, क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है इस तरह से, तो ये हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नेगेटिव। तो क्योंकि डॉट ले रहे हैं, डॉट इतना पता होना चाहिए, दिस इज बी इंटू ए, और यहां पर जो एरिया वेक्टर है दैट इज 2 ए, तो 2 बी ए मैं लिखूंगा यहां से, दैट इज 2 बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो दिस इज बेसिकली इफेक्टिवली, दिस इज इफेक्टिवली माइनस बी ए cos of omega t. This is my phi net flux, flux net flux. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, डी पार्ट में मैं बात कर रहा हूं, डी पार्ट की अगर हम लोग बात करें स्टार्ट में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जब प्लेन ऑफ द लूप, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पहले डायरेक्टली निकालते हैं ना, डी फाई नेट बाई डी टी। ये देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सिंपल। अब साइन, ये जो टर्म है इसको मैक्सिमम कब होगा, ये टर्म मैक्सिमम, दिस इज बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस ओनली। ठीक है, दिस इज बेसिकली अगर एक नेगेटिव साइन के साथ लगाए, मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड, दिस इज बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड, और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। दैट मींस प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ द लूप अगर प्लेन ऑफ द लूप अगर प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल में हो गया, दोनों अगर प्लेन ऑफ द लूप इज सेम एज प्लेन ऑफ द पेपर, तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू या ओमेगा टी की वैल्यू वाज 0। ठीक है, उस केस में जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो डी पार्ट में बोला गया है परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तब साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1, और डी फाइनेट बाई डी टी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं डी ऑप्शन तो करेक्ट है, साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। अब सी ऑप्शन देखते हैं, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। क्या ये सही है, दिस इज दिस प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से देखो दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी। ये डी फाई नेट बाई डी टी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली दिस टर्म ओनली, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ कॉस ओमेगा टी बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है। नेक्स्ट बोलता है द एम्पलीट्यूड, बी पार्ट में देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड
ड्यू टू बोथ द लूप्स की वजह से कितना आया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन। वो भी बात सही है। देखो कितना आया, दोनों की वजह से कितना आया, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम्पलीट्यूड की बस मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बी ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड बोला ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो यहां से देखो ये दोनों की वजह से आया है बी ए ओमेगा, ठीक है, मैक्सिमम बी ए ओमेगा कितना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, बी ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स, दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ द लूप्स। अब एक अगर हम लोग एक सिंगल जो छोटे वाले लूप की वजह से निकालें तो देखो वो कितना है, बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये फ्लक्स है उसका, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो यही वैल्यू मिलने वाली है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस साइन भूल जाओ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो बी ए ओमेगा ही तो मिलने वाली है, और यही तो है स्मॉलर लूप की वजह से फाई वन, तो फाई वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉलर लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निकलेगी, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी बी ए ओमेगा विच इज इक्वल टू द नेट कितना है मेरे पास में, देखो बी ए ओमेगा, तो ऑप्शन बी भी यहां से करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ए पार्ट आप देख रहे हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप, तो ये तो गलत हो गया, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स, दोनों लूप में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि करंट दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहां से हमारे पास में एक नेगेटिव साइन आएगा डॉट प्रोडक्ट लेने से, तो ऑप्शन ए तो हमारे पास में गलत आ जाता है। तो यहां से हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस R एंड द टू आइडियल इंडक्टर्स L1 एंड L2 थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर। तो यहां से देख सकते हैं V, R, L1, L2 और एक स्विच दिया हुआ है हमें। देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इंडक्टर के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। द स्विच S इज इनिशियली ओपन एट t equals to 0 द स्विच इज क्लोज्ड, t equals to 0 में इसको क्लोज किया गया एंड करंट बिगिंस टू फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब इसको जैसे ही क्लोज किया, देखो L1 एंड L2 ये दोनों देखो ये कैसे कनेक्टेड है, L1 और L2 कनेक्टेड है पैरेलल में। अब अगर दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो L इक्विवेलेंट में बहुत आराम से लिख सकता हूं, दिस L इक्विवेलेंट विल बी L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ठीक है भाई। अच्छा, करंट, अब देखो अगर मैंने इसको L इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया तो ये बेसिकली एक सिंपल LR सर्किट बन गया। LR सर्किट बन गया तो इसमें जो मैं करंट लिख सकता हूं ना, करंट दैट इज इक्वल टू, देखो V बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। और टाउ बेसिकली मेरे पास इस केस में कितना हो जाएगा, टाउ इस बेसिकली L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से रिलेशंस ये हमें पता होने चाहिए जो एक LR सर्किट का रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अभी यहां से देखो एक डी ऑप्शन इसमें से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 में बोला गया द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज V बाई आर। तो अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस करंट में, I इज बेसिकली कौन सा करंट, ये करंट हम लोग बात करें ना, ये दिस इज द I करंट किसी टाइम t पे, दिस वैल्यू। तो t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो I की वैल्यू I एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 मैं बोलता हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली 0, t इक्वल्स टू 0 पे e रेज टू पावर 0 दैट इज 1 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू आ रही है। और जबकि ये बोल रहा है V बाई आर, तो ऑप्शन डी तो मेरे पास में गलत हो गया, ये हम लोग हटा सकते हैं। अच्छा, अब अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़े। रेशियो ऑफ करंट पूछा गया है थ्रू L1 एंड L2, ठीक है, सी ऑप्शन में। अच्छा, एक चीज देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो L1 और L2 में अगर कुछ किसी टाइम पे अगर करंट है सपोज I1 और I2, अब हम लोग इसको अगर देखना चाहे I1 और I2 को देखना चाहे तो देखो हम लोग एक रिलेशन तो ये बोल सकते हैं कि L1 इंटू डी I1 बाई डी टी दैट इज इक्वल टू L2 इंटू डी I2 बाई डी टी। ये हमने कैसे लिख दिया, देखो दोनों जो इंडक्टर है वो कैसे हैं, वो आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज LdI बाई डी टी। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, और यहां से L1 तो कांस्टेंट है, तो डी I1 dt dt अगर हम लोग दोनों तरफ से इस तरह से
वर्चुअली कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर हटा दे तो देखो यहाँ L1 इंटू I1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू I1 दैट इज इक्वल टू L2 इंटू I2। ठीक है, ये रिलेशन मेरे पास में आ गया। इस रिलेशन से अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग बोले I1 बाई I2 दैट इज इक्वल टू L1 L2 बाई L1, इनवर्स रेशियो जो करंट है इसमें दोनों इंडक्टर में, वो इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस में इस तरह से डिवाइड हो रहा है किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो यही तो एक वन ऑफ द ऑप्शन है, द रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड ऑल द टाइम्स, दैट इज क्योंकि L2 और L1 दोनों फिक्स्ड है, दे आर कांस्टेंट, तो ये वैल्यू भी फिक्स हो गई, सी इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब अगर हम लोग निकालना चाहें कि ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1 पूछा है और करंट थ्रू L2 पूछा है, तो एक तो बात है कि जो करंट है L1 और L2 में वो उनके इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस है, इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस। ठीक उसी तरह से जैसे इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है करंट, दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट उस तरह से डिवाइड होता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि I1 दैट इज बेसिकली, हम लोग बोल सकते हैं अगर इंडक्टेंस के इनवर्स रेशियो के साथ हमें खेलना है तो बहुत आराम से हम लोग शो कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 टाइम्स ऑफ I। ठीक है, उसी तरह से I2 में बोल सकता हूं किसी भी टाइम पे, दैट इज बेसिकली L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I। देख लो दोनों का रेशियो लेके देख लो, बराबर आ जाएगा। दिस इज I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो इस तरह से हम लोग करंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों वाला ये कॉन्सेप्ट है, 9th-10th में ये सब सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, ये इंडक्टेंस के साथ नहीं खेल रहे होते हैं, वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इस लॉन्ग टाइम में इस इक्वेशन को देखो, सो लॉन्ग टाइम में हम लोग बात करें तो I एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देखो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू v बाई आर। ये बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली v बाई आर लॉन्ग टाइम में। अच्छा लॉन्ग टाइम में तो देख लिया भाई, v बाई आर हो गया, तो हम लोग I की वैल्यू v बाई आर पुट कर देते हैं लॉन्ग टाइम पे, दैट लॉन्ग टाइम पे L1 अपॉन L2 इंटू v बाई आर। ठीक है, तो ये I1 की ये वैल्यू कहीं से आती हुई नजर आ रही है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1 इज बेसिकली I1, तो I1 की वैल्यू तो भाई साफ साफ यहाँ पे करेक्ट आ रही है, v बाई आर इंटू L2 डिवाइडेबल, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसी तरह से बी ऑप्शन अगर हम लोग निकालें तो बी ऑप्शन देखो हम लोग निकालते हैं, दिस इज बेसिकली L1 अपॉन L1 प्लस L2, अगेन I की वैल्यू हम लोग डालेंगे v बाई आर, तो ये ऑप्शन बी को फुलफिल करती हुई नजर आ जाएगी। और यहां से हम लोग देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से ए बी और सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू इंडक्टर्स L1 उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है एंड L2 उसकी इंडक्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है एंड रजिस्टर आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले सर्किट अगर हम लोग बनाए तो पहला इंडक्टर और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा इंडक्टर और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरी मेरे पास में रेजिस्टेंस है। ये तीनों जो कंपोनेंट है ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो कर देते हैं इसको पैरेलल में कनेक्ट, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसको हमने किया एक 5 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये 5 वोल्ट है मेरे पास में। और सर्किट के बाकी एलिमेंट्स के हम लिखे, L1 की वैल्यू दी गई है 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस इज 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 2 मिली हेनरी, ये दिए है 2 मिली हेनरी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई इंटरनल दैट इज 4 ओम, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R दैट इज 12 ओम दी गई है। और इसमें हमें पूछा गया है I मैक्स डिवाइडेड बाई I मिन। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू करंट की कब होगी, एट t इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं यहां से, I मैक्स हमें कब मिलेगी, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमें मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्यों मिलेगी। एक LR सर्किट पे ध्यान करो, एक LR सर्किट में टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, इनिशियली LR सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है स्टेडी स्टेट, या फिर टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या फिर टाइम कांस्टेंट से बहुत टाइम के बाद जो हमें करंट मिलती है दैट इज बेसिकली v बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट बोले इफ दिस इज I1, इफ दिस इज I2 एंड इफ दिस इज I3,
तो आई मैक्स हम लोग लिखेंगे, आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम लोग आई करंट बोलते हैं, आई मैक्स मैं लिख देता हूँ, दैट इज बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो ये I3 है, ठीक है, I3। अब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो V को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, V बाई आर होगी तो 1/3 मैं लिख सकता हूँ। सेकेंड के केस में V अपॉन आर दैट इज 1/4, और थर्ड के केस में कितनी हो जाएगी, V अपॉन आर दैट इज 5 मैंने कॉमन निकाला इसलिए डायरेक्टली 1/12 लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान। अब आई मीन कब होगी, अभी बात समझ में आ गई होगी। एक LR सर्किट में हम लोग बोल सकते हैं ना मिनिमम करंट की वैल्यू कब होगी, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 में I1 0 हो गई, t इक्वल्स टू 0 में I2 भी 0 हो गई, तो मेरे पास में I3 बची। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि आई मीन की कंडीशन मेरे पास में आएगी, आई मीन। और उस केस में आई मीन हम लोग एट t इक्वल्स टू 0 में बोल देता हूँ। आई मीन हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली सिंपली जो रेजिस्टेंस पे करंट यहाँ पे जा रहा था दैट इज बेसिकली 5 × 1/12। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो लें तो बहुत ईजी है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मीन दैट इज बेसिकली 1/3, 5 देखो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो देखो, आई मैक्स यहाँ से 5 to 5 से कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12, तो 12 मैंने अगर कॉमन निकाल दिया, 3 4 से 12, 4 3 से 12, 12 1 से 12 डिवाइडेड बाई 1/12, ठीक है। 5 ऊपर नीचे दोनों मैं कैंसिल आउट कर दिया और ये बन गया 8/12 इंटू 12। सो बेसिकली ये जो रेशियो आ गया मेरे पास में, ये रेशियो 8 आ गया, तो 8 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, तो 8 इसके लिए करेक्ट आंसर है। अब अगर हम लोग बात करें JEE एडवांस 2016 के इस क्वेश्चन की, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद अ वेलोसिटी V0 इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो इस तरह से V0 वेलोसिटी से हम लोग इसी प्लेन ऑफ द पेपर में इस तरह से मूव करता है, और ये वायर जो लूप है दैट इज अ स्क्वायर शेप। अगर ये L है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑल्सो L, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 द राइट एज ऑफ द लूप इंटर्स अ रीजन ऑफ लेंथ 3L where there is uniform magnetic field B0 into the plane of the paper। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो है B0 दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस साइन से दिखाया है, और t इक्वल्स टू 0 में इसका जो राइट एज है यहाँ से ये घुसना शुरू होता है, इस लूप का राइट एज, ठीक है। फॉर सफिशिएंटली लार्ज V0, जो वेलोसिटी हमने काफ़ी अच्छी खासी वेलोसिटी दी है ताकि ये इधर से एक साइड से घुस के दूसरे साइड में निकल जाए। अभी यहाँ पे ऐसा सफिशिएंटली लार्ज क्यों दिया गया है, ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जब ये अंदर घुसेगा तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि इसकी वेलोसिटी घटेगी, जैसे जैसे अंदर घुसते जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लार्ज वैल्यू ऑफ V0 क्यों यहाँ चर्चा किया गया है, कि क्यों लार्ज वैल्यू ऑफ V0। अगर हम लोग लार्ज वैल्यू नहीं दिए तो घटते घटते ऐसा भी हो सकता है कि ये घुसते घुसते ही इसकी वेलोसिटी 0 हो, या निकलते निकलते हुए वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। द लूप इवेंचुअली क्रॉसेस द रीजन, क्रॉस कर जाता है ये, ठीक है। लेट x द लोकेशन ऑफ द राइट एज ऑफ द लूप, x जो राइट एज ऑफ द लूप है इसकी लोकेशन यहाँ से x है, ठीक है। अगर जैसे सपोज ये आधा यहाँ से ऐसा घुस जाता है, ये लूप थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन आती है, और x जो होगा वो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से जो राइट एज है ना, जो राइट एज है, सपोज हम लोग इसको बोल देते हैं, सपोज PQ लेंथ है, PQ, तो PQ इज द राइट एज। तो बेसिकली उसकी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से वो x में हम लोग मेजर कर रहे हैं, और बोलता है Vx, Ix, Fx रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द लूप, करंट ऑफ द लूप, फोर्स ऑफ द लूप रिस्पेक्टिवली एज फंक्शन ऑफ x। काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वेरी गुड। अभी इसमें कुछ कुछ ग्राफ हमें दिया हुआ है वेलोसिटी का, करंट का और फोर्स का, ठीक है। वेलोसिटी, करंट और फोर्स का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज अगर हम लोग बहुत एनालाइज करें सीधा सीधा, तो मैंने बोला है कि लेंजेस लॉ को हमेशा थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करो। लेंजेस लॉ क्या बोलता है? लेंजेस लॉ बोलता है कि करंट जो है या EMF जो है वो लूप में इस तरह से इंड्यूस होगी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ मोशन, इट विल अपोज द कॉज को अपोज करेगा, जो कि उसको कॉज को अपोज करे, जिसकी वजह से वो फ्लक्स उसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके कॉज को अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। अपने कॉज को अपोज करेगा, बेसिकली अपने कॉज को अपोज करेगा। तो एक चीज देखो, अगर मैं
मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे जैसे ये लूप अंदर की तरफ घुस रही है, सपोज ये एक्स आदि घुस गई है, जैसे जैसे अंदर की तरफ घुस रही है, तो अभी लेंजेस लॉ क्या चाहेगा कि इसके थ्रू देखो फ्लक्स बढ़ रहा है, इस फ्लक्स बढ़ रहा है, तो वो फ्लक्स को फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके थ्रू एक ऐसी करंट आएगी जो कि ये चाहेगी कि इसके थ्रू फ्लक्स बढ़े नहीं, और फ्लक्स बढ़े नहीं इसका मतलब ये अंदर आना, इसका इस लूप का अंदर आना इस लेंजेस लॉ के हिसाब से इसको पसंद नहीं है। मतलब इस लूप को ये चाहेगा कि अरे यार ये लूप तुम बाहर जाओ, इस लूप को बोलेगा यार तुम ये लूप तुम बाहर जाओ, बाहर जहां से इधर से जाओ। तो इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा इस लूप में कि ये लूप को बाहर निकाल के फेंकना चाहेगा। मैं दिखा देता हूं यहां से, इस लूप में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ताकि वो बोलेगा कि लूप तुम बाहर जाओ। इसको हम लोग ये तो मैंने लेंजेस लॉ से बता रहा हूं, फिर मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स आएगी। उसी तरह से अभी जैसे कि यहाँ पे जब ये बाहर निकल रहा होगा, इस पोजीशन से ये बाहर निकल रहा होगा, सपोज कुछ इस पोजीशन पे रहा होगा, तो अब इस पोजीशन पे जब ये बाहर जैसे ही निकल रहा होगा, इस पोजीशन पे बाहर निकल रहा होगा, तो उस समय लेंजेस लॉ क्या बोलेगा, उस समय लेंजेस बोलेगा क्योंकि इसके थ्रू अब फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड देखो, फील्ड लाइंस इसके थ्रू कम हो रही है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये इस चीज को नहीं चाहेगा कि ये कम नहीं होना चाहेगा, तो इसके थ्रू ऐसी करंट बहेगी तो वो बोलेगा लूप को कि लूप तुम अंदर रहो, लूप तुम अंदर रहो। तो लूप तुम अंदर रहो बोलने के लिए उसके पास जो फोर्स उसको लगा के रखना पड़ेगा, लूप को अंदर रखने के लिए वो इस डायरेक्शन में लूप में रखना पड़ेगा। तो लेंजेस लॉ के हिसाब से हम लोग डायरेक्टली एनालिटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फोर्स हमेशा इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको हम लोग करंट से भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हम लोग बात करेंगे, जो अगर हम लोग फोर्स का जो यहाँ जो कर्व देखें तो फोर्स एक बार बोल रहा है कि एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो ये तो साफ साफ यहाँ से गलत हो जाता है। अब इसको हम लोग एनालिटिकली अगर देखना चाहें तो लेंजेस लॉ के हिसाब से देखो, करंट अभी हमें अभी मान लो ये फोर्स हमें पता नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने तुमको बस ऐसे ही लेंजेस लॉ के थ्रू बता दिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी। अब फोर्स की डायरेक्शन को देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग करंट देखते हैं। तो जैसे जैसे ये फ्लक्स जैसे जैसे ये अंदर घुस रहा है, लूप अंदर इस पोजीशन से घुस रहा है, तो वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ रही है, तो फ्लक्स बढ़ रही है इसके थ्रू। तो वो उसको अपोज करने के लिए इसमें एक करंट फ्लो होना पड़ेगा, और करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होनी पड़ेगी, ताकि जो मैग्नेटिक इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फ्लक्स को अपोज करे। ठीक है, उस फ्लक्स वो जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसको वो अपोज करे, उसको वो डिक्रीज करने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से फ्लक्स में इंक्रीज हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में मैंने करंट की डायरेक्शन बना दी। उसी तरह से जब ये लूप बाहर निकल रहा था तो इसके थ्रू जो अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही थी, तो अंदर तो उसकी वजह से फ्लक्स इसमें कम हो रही थी, तो वो उसको फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब देखो कौन सा सेगमेंट जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर में है। ये वाला सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर में। अब इस वाले सेगमेंट में फोर्स लगेगा। फोर्स इज बेसिकली व्हाट, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ILB, ये पढ़ा होगा। फोर्स इज I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, I इंटू L क्रॉस B, ILB, यहां से हम लोग बोलते हैं ना ILB। अभी सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब देखो ऊपर और जो पोर्शन है, यहाँ वाला जो पोर्शन है, मैं एक मिनट दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन, इसमें एक दूसरे में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो PQ में जो फोर्स लग रहा है, वो देखो L क्रॉस B अगर हम लोग लेते हैं, तो L क्रॉस B से अगर हम लोग देखें तो L क्रॉस B से जो PQ पे जो फोर्स लगेगा वो देख सकते हो, ये फोर्स PQ में इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली इसी करंट को लेते हुए जब ये लूप बाहर निकल रहा था, तो उस समय इस लूप में इस वाले जो पोर्शन है, इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि बाहर वाले पे तो लगेगा नहीं, बाहर वाले पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अंदर वाले पे जो फोर्स लगेगा वो करंट की डायरेक्शन से देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है हमेशा अंदर की तरफ है, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन अगर इस नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये जो डी ऑप्शन है, जिसमें एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बना रखा है, ये ऑप्शन तो गलत है, डी इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा फोर्स
अगर ILB है, अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो किसी भी मोमेंट पे x के टर्म्स में हम लोग अगर फोर्स को कैलकुलेट करें, मान लो ये लूप अंदर x अंदर चला जा चुका है, x जो हमने बना रखा है ना, यहाँ पे अगर दिखा देता हूँ, ये जो x हमने बना रखा है ये x लूप अंदर चला जा चुका है, ठीक है। इसमें चलो पहले एक बार करंट की बात कर लेते हैं। करंट कितना इसमें निकल के आ रहा है। करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट इज बेसिकली EMF कितना इंड्यूस हुआ डिवाइडेड बाई R। EMF कितना इंड्यूस होगा इस कॉइल में, EMF अगर वो x अंदर जा चुका है तो EMF कितना इंड्यूस होगा। तो EMF हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो, ये जो EMF इसमें इस लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, वो हम लोग कैसे निकालते थे, BLV, ठीक है, B इंटू L इंटू V, B इंटू L इंटू V हम लोग यहां से बोल सकते हैं, B इंटू L इंटू V। और क्योंकि वेलोसिटी ये वेरिएबल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये वेरी कर रही है, तो एज अ फंक्शन ऑफ x मैं लिख देता हूं, ठीक है, BLV डिवाइडेड बाई R, ठीक है। दिस इज द करंट। किसी भी अगर लूप अंदर की तरफ घुस रही है, स्टार्टिंग में अंदर की तरफ घुस रही है, तो किसी भी मोमेंट में उसकी वेलोसिटी अगर Vx है, ठीक है, किसी भी मोमेंट में उसकी वेलोसिटी अगर Vx है तो BLV डिवाइडेड बाई R, दिस इज EMF डिवाइडेड बाई R इज द करंट। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, ये तो हो गई मेरी करंट, तो फोर्स बेसिकली मेरे पास में कितना हो गया, I मैं लिख देता हूं BLV डिवाइडेड बाई R, ये V वेरिएबल है ध्यान रखना, इंटू L इंटू सब परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली मैं इंटू B लिख सकता हूं। दिस इज बेसिकली B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R, दिस इज फोर्स। और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूं बेसिकली B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई M इंटू R, दिस इज एक्सेलरेशन। इफ दिस इज एक्सेलरेशन तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन को मैं V के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, dV बाई dx। तो इस एक्सेलरेशन को मैं अगर dV बाई dx लिख दूं, dV बाई dx दैट इज बेसिकली B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई MR, ठीक है। सॉरी, एक्सेलरेशन को हम लोग V dV बाई dx लिख सकते हैं ना, V dV बाई dx। अच्छा, ये V से ये V कैंसिल आउट हो गया, और मैं बोल सकता हूं कि dV इज बेसिकली सम कांस्टेंट B स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR, दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट इनटू dx, सम कांस्टेंट इनटू dx। तो V इज बेसिकली अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो x इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी थी दैट वाज V0, और x इक्वल्स टू x पे जो इसकी लूप की वेलोसिटी दैट इज V एज अ फंक्शन ऑफ x हमें निकालना, तो दिस इज बेसिकली V इक्वल्स टू। अच्छा, और एक चीज, एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है ये सारा नेगेटिव होगा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी बेसिकली इसकी डिक्रीज करेगी। फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो हर जगह पे यहाँ पे एक माइनस साइन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो V इज बेसिकली यहां से हम लोग बोल सकते हैं V0 माइनस एक साइन आ जाएगा, देखो B स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR इंटू एक्स। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, देखो जैसे जैसे x मेरे पास में बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी घटती जा रही है, ठीक है। और ये किस तरह से घट रही है, ये लीनियरली घट रही है, लीनियर रिलेशन आ रहा है मेरे पास भी इसमें, V इक्वल्स टू V0 माइनस दिस समथिंग इंटू एक्स, सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, Y इक्वल्स टू MX प्लस C, एक लीनियर रिलेशन हमें मिल रहा है, वेलोसिटी घटती हुई वेलोसिटी है। अब अगर इसको ध्यान से अगर सोचा जाए ना, तो ये वेलोसिटी घटेगी ही घटेगी, और ये क्यों घटेगी, तो ये बहुत ही इसके ऊपर बढ़िया एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा या फिर मेरे एनसीईआरटी वाले वन शॉट को अगर वीडियो को देखा होगा, तो उसमें एक चीज दिया हुआ है कि देखो, अगर ये लूप अंदर की तरफ घुस रही है ये लूप, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें I स्क्वायर R लॉस हो रहा है, I स्क्वायर R लॉस दैट इज हीट लॉस। अब उस हीट लॉस को कौन कंपनसेट कर रहा है, कौन वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हीट लॉस के लिए कौन पावर प्रोवाइड कर रहा है, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो डिक्रीज होगी और वो हीट लॉस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है, करंट की फ्लो अंदर घुस रहा है, ये लूप अंदर की तरफ घुस रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस को कौन कंपनसेट करेगा, इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और उस हीट लॉस को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो एनसीईआरटी में EMI वाले चैप्टर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स है वो सब। तो इससे वो उस तरह की एनालिटिकल स्किल आ जाती है कि ये दिखेगा
ये इतनी कैलकुलेशन और वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो डायरेक्टली विजुअलाइज कर पाते तो, ठीक है। तो वो चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हमारा हमको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि वेलोसिटी जैसे जैसे अंदर वो घुस रही है, ये जो लूप अंदर घुस रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब ये लूप जैसे ही अंदर अंदर घुस गई, अंदर घुस गई बोलने का मतलब ये लूप अगर इस पोजीशन पे आ गई, अब अंदर घुस के ये जो लूप है, मैं एक बार ऐसा बना देता हूँ, ये लूप कहीं अंदर घुस गई, यहाँ से इसको डिलीट हटा देते हैं, अंदर घुस गई, ये पूरी की पूरी अंदर घुस गई, ठीक है, इस तरह से घुस गई अंदर। अब ये मूव कर रही है, ये आगे की तरफ अब मूव कर रही है, तो अब इसमें कोई सा भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो अब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होनी बंद हो जाएगी, अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मूव करता 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 फिर ये कहां पे पहुंचेगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये यहां से बाहर निकलना चाहेगा और इसके यहां तक x की इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू तक x, और कहाँ हम लोग x कहाँ से मेजर करते हैं, x हम लोग मेजर कर रहे हैं ये जो इसकी राइट साइड है ना, राइट साइड लूप की जो राइट साइड की जो ये है लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन से हम लोग उसको x को मेजर कर रहे हैं। तो x देखो कहाँ से कहाँ तक इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, x इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं L से लेके x इक्वल्स टू यहाँ से देख लो दिस 3L तक, क्योंकि x किसके रेस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो राइट एज है ना, लूप की राइट एज, उसके राइट वाली जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें। तो L से लेके 3L तक इसमें कुछ भी करंट नहीं है, इसमें कुछ कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो L से लेके 3L तक कोई भी करंट, देखो कहीं जो करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बताई गई है, जो भी अब सही है, B या C जो भी सही है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहां से यहां तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहां से यहां तक, और ये तो L से लेके 3L तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसी तरह से L से 3L तक यहां पर देख सकते हैं करंट इज कांस्टेंट, तो ये चीज तो ये फुलफिल कर रहा है, यहां भी L से लेके 3L तक करंट इज कांस्टेंट। लेकिन ये जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों में हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन जब घुस रही होती है और निकल रही थी उस समय करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो ये सेम डायरेक्शन में इसने करंट को बना रखा है, इसलिए C ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। जब घुस रही थी उस समय करंट की डायरेक्शन अलग थी, जब बाहर निकल रही थी लूप तो करंट की डायरेक्शन अलग थी, तो C और D तो गलत हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है A और B, और A का A पार्ट तो मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, 0 से L तक इसकी वेलोसिटी हमने देखा लीनियरली डिक्रीज कर रही है, इस रिलेशन से, तो ये तो सही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा रही है, वो भी हमने देखा कि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई भी लूप में कुछ करंट नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रहा है। अब जब ये लूप से बाहर निकल रही होती है, तो फिर से ध्यान से सुनना कि लूप से जब ये बाहर निकल रही है तो भी इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, लूप से बाहर निकल रही है तो इसमें एक करंट, इस डायरेक्शन में हमने देखा कि इस डायरेक्शन में एक करंट है, और इस डायरेक्शन में करंट होने की वजह से ये क्या हो रहा है, I2R लॉस हो रहा है। यहाँ पर I2R लॉस है, बिल्कुल उसी लॉजिक से मैं बोलूंगा कि जैसे ये लूप से बाहर निकल रहा है, किसी पोजीशन ऐसे इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे कोई भी ऐसा रैंडम पोजीशन पे मैंने एक बना रखा है, इस पोजीशन पे अब ये जैसे ही बाहर निकल रही है, इसके थ्रू जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब इस डायरेक्शन में करंट आने की वजह से क्या होगा, इसमें I2 लॉस, यहाँ जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है इसमें अभी भी I2R लॉस हो रहा है, और उसको कंपनसेट कौन करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर उस लॉस को कंपनसेट करेगी। और हम लोग उसको फोर्स मेथड से भी जो हमने निकाला है ना, इस ये मेथड से, फोर्स मेथड से भी फोर्स सोर्स निकाल के भी वो सारा निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज अगेन वहां से वहां तक डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगेन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अगेन वहां से जाके डिक्रीज होगी उस वैल्यू से। तो ये जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जो वेलोसिटी यहां दिखा रहा है ये अगेन यहां से डिक्रीज होगी, ये ए ऑप्शन यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये और लीनियर रिलेशन हो गया, वो भी हमने देख लिया कि लीनियर रिलेशन यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो वेलोसिटी की तो बात सही है। अब अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट की देखो, तो करंट की एक हमें पता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाली है, वो सही है। L से 3L तक करंट की वैल्यू 0 होगी, वो भी बात सही है। तो यहां तक तो बात सही है। अब यहां देखो, अगर हमने जो निकाला है करंट का जो रिलेशन निकाला है, ये रिलेशन BL/Vx। अब जैसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, जब वो लूप में घुस रहा है, जब ये लूप अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स करंट भी मेरी डिक्रीज करेगी।
और करंट की डायरेक्शन देखो कौन सी, काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जब ये लूप अंदर घुस रहा है, जब ये लूप अंदर की तरफ घुस रहा है तो इस पे जो करंट होगी, करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। हमने देखा था क्यों, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट होगी। और वो करंट क्योंकि वेलोसिटी इसमें डिक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिक्रीज करती जा रही है, इसलिए करंट की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होगी। और वो कैसी होगी, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर रिलेशन से डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये जो करंट है वो लीनियरली डिक्रीज होगी इस तरह से। और फिर जब ये बाहर निकल रहा है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। और हम लोग फिर से देख सकते हैं कि 3L से 4L तक, क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव, उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी करंट की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी, वो भी लीनियर, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन यहां सही है। और हम लोग यहां से देख सकते हैं ए और बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए और बी हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ए और बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में, और काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज केप्ट सच दैट 90 डिग्री वर्टेक्स इज वेरी क्लोज टू द इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो इस तरह से हमारे पास में एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर देख सकते हैं, इस तरह से है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल रखा हुआ है इस तरह से, जिसका वर्टेक्स 90 डिग्री इसके क्लोज में इस तरह से है, ठीक है। द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, ठीक है। द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द वायर, यहां से देख सकते हैं इसका जो हाइपोटेनस है दैट इज पैरेलल टू द वायर। द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग करंट दे देते हैं। एंड इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड, और ये इंक्रीज करता रहता है। तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से समझो, ये जो इन्फिनिटली, बाकी सब चीजें भूल जाओ, ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जो है ना, इसको हम लोग एज अ लूप ट्रीट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक इन्फिनिटी से एक इस तरह का, इन्फिनिटी से इस तरह का एक लूप फॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी में जाके एक इस तरह का लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली दो लूप है, और दोनों में हम लोग किस तरह से निकालते हैं, दो, अगर हमारे पास में ये पहला लूप है सपोज, और ये मेरे पास में दूसरा लूप है जो ट्रायंगुलर लूप है। अब दो लूप में हम लोग किस तरह से जो हम लोग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर जो करंट हम लोग निकालते हैं वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का सहारा लेंगे इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सेकंड में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब सेकंड में करंट फ्लो होने की वजह से फर्स्ट में एक ईएमएफ डेवलप होगा, एक ईएमएफ उसमें डेवलप होगा, और उसकी वजह से उसमें भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब वो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब देखो एक तरीका है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए, पहले की वजह से दूसरे में निकालो, M12 निकालो चाहे M21 निकालो, दोनों सेम होते हैं, तो वो निकालो जो तुम्हारे लिए ईजी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर एक मान ले हमारे लिए क्या ईजी पड़ेगा, अगर हम लोग इसमें आई करंट फ्लो कराए, तो अगर इसमें हमने आई करंट इसमें से इस तरह से फ्लो कराया, तो हमें ये देखना है कि इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो अगर यहाँ पर आई करंट फ्लो कराया तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सेकेंड लूप है, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, सेकेंड लूप में फ्लक्स कितना आ रहा है इसकी वजह से। तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे अलग अलग है, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक इस तरह का एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत यहाँ से एक पतला एलिमेंट अगर हम लोग कंसिडर करें, तो इस तरह का अगर हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मेरा मेन एम अभी क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्लक्स के चेंज, फ्लक्स डिवाइडेड बाई आई करके, ठीक है। वो देखते हैं कैसे, एक्स डिस्टेंस पे dx एक विड्थ का एक हमने एलिमेंट कंसिडर किया इस तरह से, ठीक है, dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर किया एक्स डिस्टेंस पे। अब यहां हम लोग देखना चाहते हैं कि इस करंट की वजह से यहां पर फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो इस करंट की वजह से मैं लिख देता हूं यहां पे, इस करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, ये छोटा फ्लक्स इस एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज व्हाट, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू आई, ये हम लोग बहुत बार इस तरह की चीज कर चुके हैं, म्यू नॉट आई इंटू डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंटू इसका एरिया, एरिया क्या लिख सकते हैं,
इसका एरिया देखो, अगर ये एक्स है, ये दोनों कितना डिग्री हो गया, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 45 डिग्री हो गए। ठीक है, अगर ये लेंथ x है तो बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं कि ये लेंथ भी x होगा, ये लेंथ भी x है और ये लेंथ भी x है। ये dx यहां से हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बहुत आराम से ये चीज हम लोग शो कर सकते हैं। अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ x होगा, क्योंकि ये दोनों भी 45 डिग्री है। ठीक है, ये सब चीज छोटी छोटी चीज नहीं डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इनटू अभी एरिया। ये जो हमने ये जो हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया था, इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, दैट इज बेसिकली इसमें हम लोग 2x dx इसका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। और इसको मैं अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहूँ इस फर्स्ट में जो करंट है उसकी वजह से सेकंड में, तो वो जो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसकी जो वैल्यू आ गई, ये 2 से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, μ0I/π इंटू एक्स। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखो, 0 से 10 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली मैं डायरेक्टली इसको 10 लिख दूं क्या, इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100, दैट इज 1/10। ये इतनी वैल्यू आ गई फ्लक्स की। करंट फर्स्ट में फ्लो हुआ, उसकी वजह से सेकंड में इतनी फ्लक्स आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग निकालते हैं m, दैट इज बेसिकली फ्लक्स इन टू डिवाइडेड बाय करंट इन वन, या फ्लक्स इन वन डिवाइडेड बाय करंट इन टू, दूसरे की लूप की वजह से। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0I/10π डिवाइडेड बाय करंट, फर्स्ट में जो करंट है दैट इज I। तो दैट इज बेसिकली μ0/10π। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब बस इसमें हम लोग देखो कितने आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बार आ गया ना, तो बेसिकली अब इसमें देखो, इसमें करंट सेकंड लूप में जो करंट है, इसको मैंने सेकंड लूप माना है, इसको फर्स्ट लूप माना है। सेकंड लूप में जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से फर्स्ट लूप में कुछ क्या आएगी, फर्स्ट लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू di/dt। फर्स्ट लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट लूप, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट लूप में बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू d of I2 बाई dt। सेकेंड लूप में जो करंट की रेट ऑफ चेंज इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट लूप। ठीक है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/10π इंटू di/dt। यहाँ पर से 10 दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली μ0/, ये 10 से 10 μ0/π, ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है ये तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो वैल्यू आई, अभी एक चीज देखो कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, इसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन में आएगी। एक चीज देखो, ये जो सेकंड लूप है, सेकंड लूप में करंट की डायरेक्शन हमने इस तरह से शो की है। दैट मीन्स इसके थ्रू अगर हम लोग बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। डॉट मतलब स्क्रीन से बाहर आते हुए डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड को कर्ल करके देखो। अब अगर ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो देखो जो फर्स्ट लूप है, जो हमने इनफाइनाइट लूप सेलेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रही है। उसको वो घटाने के लिए इस जो इनफाइनाइट लूप में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ेगा। इसको हम लोग I1 बोल देते हैं। I1 इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ेगा, इसको अपोज करना है। तो देख लो, राइट हैंड कर्ल करके देख लो, तभी तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो इसको ये अपोज करेगा, क्योंकि इस लूप में जो इनफाइनाइट वाला लूप हमने कंसिडर किया है उसमें करंट इस डायरेक्शन में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है सेकेंड लूप में करंट फ्लो होने की वजह से। ठीक है, सेकेंड लूप में करंट इंक्रीज करने की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है, तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा। तो एक चीज और पूछा गया है, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनस। नहीं, करंट अलोंग द हाइपोटेनस जो है उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर हम लोग बोलें तो सी ऑप्शन यहां से हम लोग देख सकते हैं, दैट इज गलत। ठीक है, अब बी ऑप्शन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो बी ऑप्शन में बोला गया है, इफ द लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड,
अब लूप को अगर हम लोग, ये जो ट्रायंगुलर लूप है इसको हम लोग एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देके रोटेट करते हैं, द एडिशनल ईएमएफ ऑफ दिस विल बी इंड्यूस्ड इन द वायर। अभी देखो हम लोग इसको अगर रोटेट कर देते हैं तो जो जो फ्लक्स की, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो अभी भी डायरेक्शन है, ठीक है, वो चीज़ क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है तो फ्लक्स भी इसको रोटेट करने से फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चेंज आ रहा था उतने ही चेंज आएगा, क्योंकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगी जो डॉट डायरेक्शन में हमने रखा है, और लूप को हमने उसको रोटेट कर दिया तो ये इसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हो? क्योंकि इसको ये हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में है, इसको रोटेट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसको रोटेट करने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है या फिर वो कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, वैसी की वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी हमारा जो एक्स्ट्रा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हमारे पास में नहीं आ रहा है। जो फ्लक्स का चेंज था, जो कांस्टेंट रेट से, जो इस रेट से बढ़ रही थी 10 एम्पियर पर सेकेंड में, वही उसी रेट से ही बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही की वही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं आएगा, तो ये बी पार्ट गलत हो जाता है। अब पूछा जा रहा है देयर इज एन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। इसको हम लोग देखते हैं, मैं बाकी इसको रिमूव करता हूँ। हमारे पास में ऑप्शन ये सही था, ये देयर इज एन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड लूप। तो इस वायर में जो करंट है हमने देखा इस डायरेक्शन में है, और इधर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे इस करंट की वजह से 1 में जो करंट की वजह से 2 में हम लोग पहले देखेंगे जो अलग अलग लेंथ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बी हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स जो निकालते हैं दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी, इस तरह से हम लोग निकालते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें जो पहला वायर है उसकी वजह से, सपोज मैं नाम दे देता हूँ उसको ए बी सी, ये जो ए बी सी लूप है मेरे पास में, उसमें किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लें। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल करके देखें तो अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये क्रॉस डायरेक्शन में बना सकता हूँ, पहले की वजह से जो इधर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्रॉस बना दिया। पहले में करंट की वजह से जो दूसरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो क्रॉस डायरेक्शन में है। ये अपने उंगलियों को कर्ल करके देख लो। अब हम लोग बात करें ए बी पार्ट में। ए बी पार्ट में जो करंट है, करंट की डायरेक्शन किधर है? ये करंट की डायरेक्शन, तो ये इसमें बना, हम लोग जानते हैं ये करंट की डायरेक्शन है। तो ए बी पार्ट में देखो एल क्रॉस बी करेंगे तो इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। ए बी पार्ट में तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एफ ए बी। चलो इसको F1 बोल देते हैं, दिस इज F1। ठीक है, F1 को थोड़ा अच्छे से, दिस इज F1 अट्रैक्टिव। सी ए पार्ट में देखो, सी ए पार्ट में किस डायरेक्शन में फोर्स होगी? सी ए पार्ट में एल क्रॉस बी करके देखो, तो इसमें जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में F2, और सी बी पोर्शन में भी इस डायरेक्शन में, दैट इज F2, दोनों में सेम होगी। तो देखो कुछ इस तरह का कंडीशन मेरे पास बन रहा है, ये F2 फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ एक बार रिमूव करता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में F2 है, इसमें जो फोर्स है इस डायरेक्शन में F2 है, और इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ से लग रहा है दैट इज F1। तो देखो एक चीज़ है कि F1 का जो F1 अट्रैक्टिव फोर्स है और F2 जो है वो रिपल्सिव फोर्स है। और बहुत आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि F2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन F1 का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज ग्रेटर, जो F2 में जो हमने निकाला है, F2 को जो निकाला है फोर्स, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ग्रेटर है क्योंकि वो क्लोज है ना। ये लूप ए बी वाला जो पार्ट है, ए बी पार्ट जो पोर्शन है वो दूर है, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे जो फोर्स होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। और हम लोग बहुत आराम से दिखा सकते हैं कि जो F2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, F2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और F2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों ऐड होके F1 से ग्रेटर होगा।
तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स है इस पूरे लूप में वो डाउन मतलब रिपल्सिव डायरेक्शन में होगी। रिपल्सिव डायरेक्शन में होगी मतलब यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में, इधर से इसको रिपेल करती हुई नेट फोर्स आएगी। और हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द वायर एंड द लूप। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि डी इज ऑल्सो करेक्ट, और हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार दोबारा एक बार देख लो। मैंने पूरी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको डिस्कस कर सकते हो। तो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जेईई एडवांस 2013 में पूछे गए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन द XY प्लेन। तो हम लोग एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेते हैं इस तरह से, और इसमें एक पॉइंट चार्ज क्यू कुछ चक्कर काट रहा होता है। ठीक है, ये मेरे पास में चार्ज क्यू है, सपोज ये इस डायरेक्शन में इस तरह से चक्कर काट रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से काट रहा है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ये तो हमें पता है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ये हम लोग बहुत आराम से निकाल भी सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। A uniform magnetic field along the positive z axis is now switched on, which increases at a constant rate of 0 to b in 1 second. तो जो डेल्टा बी मैं बोल सकता हूँ, डेल्टा बी, और वो कैसा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, इस तरह से मैं डॉट कन्वेंशन से बना देता हूँ उसको, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, एंड डेल्टा बी बाई डेल्टा टी अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी विल बी बी इन 1 सेकेंड, तो b by 1। ठीक है, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज ये जो रेडियस है इस ऑर्बिट की दैट विल बी सपोज r, इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, दिस रेडियस इज कांस्टेंट। द एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन EMF इन द ऑर्बिट। सही बात है, EMF इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड EMF इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड लूप। तो ये डेफिनेशन हमको पता है। It is known that for a orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to angular momentum with a proportionally constant gamma. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है the magnitude of induced electric field in the orbit at any instant of time during the time interval of the magnetic field change is. ठीक है, इंड्यूस्ड EMF पूछा हुआ है। इंड्यूस्ड EMF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो डेल बी बाई डेल टी हमारे पास में बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं काम करूं डेल्टा फाई निकालना चाहूं तो डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ वो अगर हम लोग निकालना चाहें उस वन सेकेंड में, तो दिस इज बेसिकली डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इंटू एरिया। ठीक है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज बेसिकली बी इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF पूछा गया, तो हम लोग बस मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स। अब फ्लक्स है तो EMF अगर हम लोग बोले तो EMF इंड्यूस्ड विल बी दिस ओनली। दिस इज बेसिकली EMF चेंज इन फ्लक्स इज बेसिकली EMF इंड्यूस्ड। अच्छा, EMF इंड्यूस्ड को दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रल E.dr। ठीक है, डेल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E.dr। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सिर्फ लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में E.dr, that is basically potential that is equal to EMF that is B into pi r square। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं E.dr इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक काम करता हूँ Q चार्ज इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ और Q चार्ज अगर मैं डिवाइड करता हूँ, बस समझने के लिए देखो, तो ये जो क्या Q इंटू ए इज वॉट, Q इंटू ई इज फोर्स। अगर मैं इस लूप को देखता हूँ, इस जो सर्कुलर लूप में एक चार्ज मेरे पास में Q है और उसमें इस तरह से E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो Q इंटू ई इज फोर्स, और ये इसको एक राउंड एक कंप्लीट लूप में एक तरह से एक क्लोज लूप में अगर लेके जाता है, पूरे क्लोज लूप में एक चक्कर काट के यहाँ तक लेके आता है पर यूनिट चार्ज, तो दैट इज बेसिकली दैट इज द डेफिनेशन ऑफ EMF। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज वर्क डन। ऊपर वाला देखो वर्क डन, यहाँ से ये चीज समझ में आएगा। देखो ये तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को समझो। द इंड्यूस्ड EMF इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन देखो Q इंटू E.dr इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन अराउंड अ क्लोज लूप पर यूनिट चार्ज, द Q पर यूनिट चार्ज आ गया डिवाइडेड बाई Q किया तो
दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ईएमएफ, और ईएमएफ इज बेसिकली बी इनटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ तो था, तो ये बेसिकली करने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस बताने के लिए बता दिया। तो ये चीज़ हमारे पास में रिलेशन है अभी, ठीक है, क्यू भी यहाँ से है। अब E इंटू डी आर क्लोज लूप पे कितना हो गया, अगर इसकी रेडियस इज R तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली 2 पाई R, दैट इज बेसिकली B इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, और E की वैल्यू आ जाती है मेरे पास में बहुत आसानी से BR/2। और हम लोग इसको बहुत आसानी से ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ तो बस मैग्नीट्यूड खैर पूछा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर देखो इसमें इस पे ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर के डायरेक्शन में, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, आउट ऑफ द प्लेन अगर इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन अगर, तो इसको अपोज करना चाहेगा, इसमें ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इसको अपोज करना चाहेगा। तो इसके लिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। और ये इसको डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी, जो कि नेगेटिव के डायरेक्शन में, नेगेटिव के मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, जिसका हम लोग यूज करेंगे इसके अगले पार्ट में, अगले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस पार्ट का हम लोग बोले तो सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज BR/2 कौन सा है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट में। इसके अगले पार्ट में पूछा गया है, अच्छा इसका एक पार्ट में ये भी बताया गया है, 1 सेकेंड, हाँ इसके अगले पार्ट में पूछा गया है चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इज। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो लास्ट लाइन इसमें जो बोल रखी थी ना, इट इज नोन दैट ऑर्बिटिंग चार्ज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम विद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली गामा टाइम्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, गामा टाइम्स ऑफ L वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट और जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम है उसमें ये रिलेशन है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, अच्छे तरीके से दी हुई है, अगर ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझना है तो, ठीक है। तो ये रिलेशन है मेरे पास में। अच्छा, वो चार्ज की पे अगर हम लोग बात करें, अगर वो चार्ज पे बात करें तो इस पे जो चार्ज, ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, Q इंटू ई जो एक फोर्स लग रहा है, ये इसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और टॉर्क हमें पता है कि dL/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली टॉर्क। और dL इक्वल्स टू टॉर्क dt को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इस चीज़ को मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मुझे चेंज इन L देगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और बेसिकली टॉर्क को मैं इस तरह से टॉर्क dt इंटीग्रेट किया तो ये जो टॉर्क है ये मेरे पास में कितना टॉर्क आ रहा है, Q इंटू ई, तो इस पर फोर्स हो गया, Q इंटू जो टॉर्क में बेसिकली टॉर्क कितना आया, Q इंटू ई, तो इस पर फोर्स आया, ठीक है। फोर्स को मैं यहाँ से R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ से इसकी टॉर्क देगी, ठीक है। और E की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितनी कैलकुलेट कर रखी थी, BR/2, तो ये BR²/2 इसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर इतनी वैल्यू आती है तो देखो हम लोग बोल सकते हैं ना, चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज बेसिकली गामा टाइम्स ऑफ चेंज इन L, डेल्टा L, यहाँ से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज डेल्टा M विल बी बेसिकली गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा L, दैट इज QBR²/2। और अगर हम लोग साइन के साथ इसको कंसिडर करें, क्योंकि ये जो टॉर्क है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव k कैप डायरेक्शन में था, ये जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव k कैप डायरेक्शन में इसकी टेंडेंसी होगी। तो ये टॉर्क को हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज माइनस टाइम्स, ये एक माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर एक माइनस टाइम्स लग जाएगा, ये डेल्टा L, यहाँ से एक माइनस साइन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से ये माइनस का सिग्निफिकेंस हमें समझ में आना चाहिए। और इसकी जो करेक्ट वैल्यू कौन सी मैच कर रही है, करेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो बी ऑप्शन यहाँ से हमको देखने में करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया था चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इज, ठीक है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टॉर्क लग रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन के साथ ये अपीयर हो रहा है। तो बी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2012 में, काफी सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला गया है
अ करंट कैरिंग इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर इज केप्ट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वायर लूप विदाउट टचिंग इट। तो एक सर्कुलर वायर लूप हम लोग इस तरह से बना लेते हैं और इसके एक डायमीटर में इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन इसकी हल्के से ऊपर से हल्के से गई होगी और इसमें कुछ करंट है, ठीक है, इसमें कुछ करंट है। अब हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप कैसी होगी, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कुछ भी करंट है, टाइम वेरिंग है, स्टेडी करंट है, करंट चेंज कर रहा है, कुछ भी हो जाए, इस करंट की वजह से अगर हम लोग ये क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट लूप्स के दो एंड को देखो, दोनों एंड में अगर एक साइड में अगर हमने बात की, अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर निकलती हुई आएगी और इस डायरेक्शन इधर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो अंदर की डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हर लूप में हर पॉइंट में ये कहानी है, इधर इस तरह से होगी और उसके इस साइड में एक से एक साइड में सारी डॉट इधर हम लोग बना सकते हैं और एक साइड में सारा क्रॉस बना सकते हैं। यानी कि इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स इसके थ्रू नेट फ्लक्स नेट एनी केस में इट इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, एनी केस में ये चीज गोइंग टू बी जीरो। तो अब करंट चेंज हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी जीरो इफ द करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी जीरो, फाइनाइट तो आएगा ही नहीं, मतलब बी और डी तो होगा ही नहीं, ए और सी होगा। इफ द करंट इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, करंट इज कांस्टेंट, डजंट मैटर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी जीरो बिकॉज नेट फ्लक्स थ्रू द लूप इज नॉट चेंजिंग, नेट फ्लक्स थ्रू द दिस लूप दैट इज जीरो ओनली। तो अब हमारे पास आज का जो आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2012 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ठीक है, सर्कुलर लूप इस तरह से एक्स वाई प्लेन में सेंटर्ड एट ओरिजिन बनाया हुआ है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए लेस देन आर, ठीक है, हैविंग टू टर्न्स इज प्लेस्ड विथ इट सेंटर एट जेड इक्वल्स टू √3r। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस स्क्वायर लूप में, दैट इज 2 along the axis of the circular wire loop as shown in the figure। तो यहां से √3r डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। The plane of the loop makes an angle 45 डिग्री with respect to z axis। z axis से 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से ये inclined है। If the mutual inductance between the loop is given by this, then the value of p। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी कैलकुलेट करना है थोड़ा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो M12 दैट इज इक्वल टू M21 होता है, मतलब लूप 1 में 2 की वजह से या लूप 2 में 1 की वजह से, दोनों सेम होता है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हम फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और कहाँ फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी हमें देखनी पड़ती हैं। तो अभी एक चीज़ देखो, अगर हम लोग सर्कुलर लूप की वजह से ये जो हमारे पास में स्क्वायर लूप है, सर्कुलर लूप की वजह से स्क्वायर लूप पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना ईजी होगा कंपेयर टू स्क्वायर लूप की वजह से सर्कुलर में, ठीक है। तो इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली n टाइम्स ऑफ, सपोज इसको मैं 1 बोलता हूं, ठीक है, एंड दिस इज 2, तो n2 इंटू फाई ऑफ 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाई करेंट इन 1। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। n2 इंटू फाई 2, बेसिकली इसको फाई 2 भी हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। n2 इंटू फाई 2 इज फ्लक्स लिंकेज ऑन लूप नंबर 2, फ्लक्स लिंकेज ऑफ फ्लक्स लूप नंबर 2 डिवाइडेड बाय करंट इन 1। तो लूप 1 में जो करंट है उसकी वजह से 2 में फ्लक्स कितना आया और उसका लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज n2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्लक्स लिंकेज आ गया डिवाइडेड बाय करंट इन 1। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, 5 to 1 हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले करंट निकालना, 5 to 1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। तो देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है a लेस देन r। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करना है कि इस जो लूप है, लूप जो 2 है, उसमें हमें ऐसा कंसिडर करना है कि ये जो लूप है इसमें जो एरिया दिया हुआ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हर जगह पे कांस्टेंट है। ये अप्रोक्सीमेशन के लिए बेसिकली ये चीज़ दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है इस जेड √3r डिस्टेंस पे, इस लूप की वजह से। सपोज इसमें एक करंट है मेरे पास में, आई करंट इस तरह से फ्लो रहा है, इसमें करंट I1 है, ठीक है, नीचे वाले में करंट I1 है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है स्क्वायर लूप में, ठीक है। तो B एट 2 ड्यू टू 1 दैट इज बेसिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एक्सिस में, रिंग की वजह से एक्सिस में किसी पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू I
दैट इज I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे देखो √3r, तो दिस इज बेसिकली 3r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। दिस इज 4r स्क्वायर रेज टू पावर 3, तो 4r स्क्वायर हो गया 2r रेज टू पावर 3 दैट इज 8r³। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज बेसिकली म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 16r, ये हो गया B21। और फ्लक्स, ये तो B21 निकल गया, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स टू 1 कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज बेसिकली B21 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, B.A होता है ना, B.A, तो जो लूप नंबर 2 है उसकी जो एरिया है वो उससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लूप नंबर उसकी जो एरिया है वो कितनी दी हुई है, साइड लूप ए, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू इसके अलावा B.A कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम के लिए देखो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 45 दैट इज 1/√2 टर्म एक आएगा। दिस इज 5/1। और 5/1 को अगर मैं इस टर्म को अगर मैं I1 से डिवाइड कर दूं, अच्छा एक काम चलो एक स्टेप में करते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 5/1 की वैल्यू जो आ गई, B21 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई थी, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 16r इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2। तो ये मेरे पास में 5/1 की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू देखो, n2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16r इंटू √2 इंटू, अभी यहाँ एक चीज़ और आएगा, देखो क्या आएगा यहाँ से ये n2 की वैल्यू, n2 भी एक है तो n2 की जगह मैंने 2 लिखा। ठीक है, 5/1 की जगह हमने ये लिख दिया, 5/1 की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई I1। ठीक है, ये वाला I1, तो यहाँ से ये I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर इसको 2 रेज टू पावर 1/2 हम लोग बोल सकते हैं ना, इंटू आर, एक आर भी छूट गया, एक आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 6 1 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 7/2 इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो P की जो वैल्यू है दैट इज P की जो वैल्यू आ गई कंपेयर करने पे, तो वो 7 आ जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई एडवांस्ड में, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए फ्रॉम ईयर 2012 टू 2020। तो अपना फीडबैक और कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स सिद्धांत में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूँगा। और फीडबैक जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। एक लाइक तुम्हारा मेरे चैनल को ग्रो कराने में काफ़ी मदद कर सकता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लो फटाफट से। और जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा तुम्हारी तरफ से, उतना तुमको मेरे तरफ से रिस्पांस उतना ही अच्छा मिलेगा। मैं उतना ही और जल्दी मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर यार मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।